हे एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू दिस सेशन बच्चों पार्टी। ये सेशन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर। भाई सीबीएसई ने नया सैंपल पेपर, नया सेट आपका रिलीज कर दिया है और आपको सोल्यूशन उनके क्वेश्चंस का और आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए क्योंकि सीबीएसई जो भी सैंपल पर अपने रिलीज करता है एक तरीके का हिंट होता है कि बेटा देख लो, है ना, ऐसे ही टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसलिए आपको टाइप, पैटर्न, हर चीजें आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर से मिलती हैं और आपके बहुत बार ऐसा होता है उससे क्वेश्चंस आपके मैच भी करते हैं। तो इसलिए हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो इससे मैच करेंगे ही आपके, इसलिए सीबीएसई का सैंपल पर तो भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। और जिनके भी प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स में 50% स्कूल डायरेक्ट सीबीएसई का सैंपल पर उठा के दे देते हैं, है ना, या फिर सेट आपका सेट 1 सेट 2 को मिला के दे देते हैं। तो ये प्री बोर्ड्स में होने वाला है, इसलिए जो है प्री बोर्ड्स जिनका है तो समझ लो, सोच लो हाई चांसेस है तुम्हारे यही सैंपल पर आ जाए। तो भाई करके जाओ अच्छे से। और विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहले आज जो पैटर्न की बात करते हैं, दिस इज सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर। आपको पता है कि बायो जो है हमारी वो कितने मार्क्स की बच्चों, वो है 70 मार्क्स की। और अच्छा, एक बार के लिए जरा आप मेरे साथ आज हम सॉल्यूशंस का बताते जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में लास्ट में मार्क करना कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस आ रहे थे बिना मेरे बताए, या फिर अगर आप करते तो कितने करते। तो मतलब एक परसेंटेज बताना कि मैम इस वाले सैंपल में अगर हम करने बैठते, जस्ट अ गेस कि हम 50 नंबर लाते, 20 नंबर लाते, 30 नंबर लाते। एक बार जरा रेंज देखना अपना, क्योंकि आप खुद से अगर सोचोगे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 70 मार्क्स है। बाकी 30 मार्क्स कहाँ गए बेटा? बाकी 30 मार्क्स आपके गए कहाँ पे? प्रैक्टिकल में। ठीक है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है आपका मेन एग्जाम में भी यही होने वाला है, आपका 3 घंटे का होने वाला है। तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 70 मार्क्स की थ्योरी होगी, जिसमें से कि आपके सारे सेक्शन कंपलसरी होंगे। देखो यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन हर एक सेक्शन में इंटरनल चॉइसेस दी होती हैं, तो इससे डिबेट मत होना। टोटल आपके पास क्या है, 5 सेक्शन है, 33 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप अगर कभी भी क्वेश्चन पेपर उठाओगे, आप पलट के देखोगे भाई इसमें 33 क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। ठीक है, ये आपका काम है। नेक्स्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। बोला गया 16 सेक्शन ए में 16 क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके सारे के सारे 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन, तो ये तो मस्त है, ये एमसीक्यू है। और यहाँ पे भाई क्या एक्सपेरिमेंट करती है सीबीएसई, सेक्शन ए और बी में, दोनों में ही करती है। बी में आपके 5 मार्क्स हैं और यहाँ पे आपके 2 मार्क्स हैं, 10 और ये 16 हो गया। जो हमारा सी आ जाता है, सी अभी तुम देखोगे सैंपल पर में आपके बोर्ड एग्जाम में भी सी और डी थोड़ा ईजी होता है। तो सी हमारा क्या है, ये हमारे पास 3 मार्क्स के हैं। डी हमारे पास सेक्शन डी में 2 बेस क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, और ई में 3 क्वेश्चन। तो टोटल 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में से आपको 33 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से ए, बी और डी के केस बेस्ड ये थोड़ा ट्विस्ट होते हैं आपका, जहां पे आ जाते हैं सी और ई, यहां पे थोड़े तुम्हारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो इस वजह से सबसे ज्यादा हमें फोकस ए और बी को बिल्ड करना चाहिए। सी और ई आपका अपने आप बिल्ड हो जाएगा अगर आप पिछले 10 साल का सैंपल पर उठा लो और उनके क्वेश्चन आंसर को लिख के देख लो, बात खत्म। वो तुम्हारा सी और ई तुम्हारा सेट हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन खैर, आज हम स्ट्रैटेजी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। आज हम आपको एक डिटेल सोल्यूशन यहाँ का देते हैं और फिर हम लोग बाकी आपके लिए एक अलग से क्या पैटर्न है इसकी, इस पेपर की सैंपल की क्या एनालिसिस है ना, कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपके आने के चांसेस हैं, कितना डिफिकल्ट होने का चांसेस है। अभी आज ही जो ये वीडियो जाएगा, इसी के साथ साथ आपको हम 5 मिनट का एक सेपरेट वीडियो ड्रॉप कर देंगे, है ना। उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ क्या पैटर्न चेंजेस है, कैसे रहेगा। तो उसको जरूर देखना, बहुत काम का वीडियो है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया कि देखो कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस हर एक सेक्शन में दिए हैं। जहां पे जरूरी है, देखो ये देखो, ये एक लाइन है जो आप लोग मिस करते हो। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि जहां पे जरूरी है साफ से ढंग से लेबल्ड डायग्राम शुड बी ड्रॉन। देखो बहुत बार आप डायग्राम बनाते हो, लेबलिंग नहीं करते हो, आपको अंडा मिलेगा। ठीक है, और प्लीज ये मत वेट करना बायोलॉजी के डायग्राम में कि ऊपर में लिखा नहीं है कि ड्रॉ द डायग्राम, बहुत कम जगह लिखा होगा। आपको खुद से, क्योंकि पहले उसने बता दी भाई अगर जरूरी है तो करो, उसमें हमसे मत पूछो कि हाँ हम बताएंगे। आइए देखते हैं सीबीएसई के क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए, रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस बोल रहा है, अगर न्यूसिलस अगर आपका परसिस्टेंट रह जाए सीड डेवलपमेंट में, उसे क्या कहते हैं? वो किस में होगा? ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर एंड बीट रूट, ये दो एग्जाम्पल रट लो एनसीईआरटी के। ये तो बहुत ईजी है, ये जिसने भी एमसीक्यू कहीं कभी किया होगा ये तो रटाया हुआ है हमने। सेकेंड आपका आ चुका है कि वॉल लेयर जो माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन, ये भी बहुत इजी है। टेपिटम, देखो कितना तुम्हें खुश कर रही है, ये सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि टेपिटम हो गया, सबको पता है। टेपिटम, टेस्ट क्रॉस, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं स्पोरोपॉलिन की जो आपको भूल के नहीं जाना है, वो आना ही आना है। थर्ड आपका क्या है?
ये तीनों लेयर का क्या काम है? इन तीनों लेयर का काम है प्रोटेक्शन एंड डेहिशंस, प्रोटेक्शन एंड डेहिशंस। नेक्स्ट ये देखो, आओ बेटा थर्ड क्वेश्चन पे आओ, आगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया है कि शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए दिया है जिसमें टोटल आपको बोला गया है कि टोटल 20 पेयर्स हैं। 20 पेयर्स मतलब 20 बेसेस, 40 बेसेस, है ना। आपको बोला है कि आप इसमें क्या निकालो, इसमें नंबर न्यूक्लियोटाइड्स को निकालो दोनों स्टैंड में। ये देखो स्टैंड 1 स्टैंड 2 दिया है, जो ब्लैंक एक बार फिल कर लो। भाई अगर जितना नंबर ऑफ एडेनिन होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ सामने वाले में थाइमिन होता है। जितना नंबर साइटोसिन होता है दूसरे स्टैंड में उतना नंबर ऑफ गुआनिन होता है। जिसमें जितना साइटोसिन होता है उसमें इतना गुआनिन होता है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ आपको एडेनिन और थाइमिन ये पता करना है। टोटल हमारे पास 40 बेसेस हैं, मतलब एक स्टैंड में 20 बेस होगा। 20 में से कितना बन गया, 4 + 4 + 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 माइनस कर दो, 7 आ जाएगा, तो बचा 7। समझ रहे हो? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आपको बस करना क्या है, एक स्टैंड का देख के दूसरे का अपने आप, इस चीज को याद रखना है कि नंबर ऑफ एडेनिन इन वन स्टैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन इन अनदर स्टैंड, नंबर ऑफ साइटोसिन इन वन स्टैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुआनिन इन अनदर स्टैंड, गुआनिन साइटोसिन। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले स्टैंड से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो भाई अगर एडेनिन थाइमिन का नंबर इक्वल नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री किससे होगा, तुमसे, ठीक है। तो इस वजह से, और बाकी टोटल में से माइनस कर दो, ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, जो भी हम एमसीक्यूज आज करा रहे हैं और सेट 1 का भी और जो पिछला सेट है उसका मैंने एक अलग से सैंपल पेपर, एक मैंने टेस्ट रखा है सीबीएसई सैंपल पेपर का। कब है? 24 को। आज 23 है। ओ बॉय, आज 23 है, मैंने कल ही रख दिया है। मुझे एक्चुअली एक दिन का इसको टाइम देना था तुम लोग को। नहीं, आज 22 है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये वीडियो तुम्हारा अगर कल भी आ जाएगा तो भी तुम्हारे पास टाइम रहेगा। 11 बजे आके टेस्ट दे देना। सारे एमसीक्यू हम एक साथ लेंगे और डिस्कशन भी हम लोग का हो जाएगा, सेट 1 सेट 2 कंबाइन करके, ठीक है। स्कैन करोगे अपने आप ओपन हो जाएगा। दिस इज फ्री सेशन। अपनी रैंक भी देखना कि बाकी बच्चों कंपेरिजन में आप कहाँ पे पहुंच रहे हो। और अगर जो बच्चा इसको बाद में भी रिकॉर्डिंग देखेगा बोर्ड के टाइम पे भी, तो भी आप रिकॉर्डेड ऑन करके इसका टेस्ट दे देना, ठीक है। इसलिए हम एमसीक्यू सारे कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि एक स्पीसीज है इंसेक्ट की, जिसमें आपको बोला है कि 13 क्रोमोसोम है और दूसरे में 14 है। 13-14 क्रोमोसोम बताओ किस ऑर्गेनिज्म में होगा, मेल फीमेल में, फीमेल मेल में। ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन तुम्हारे इंसेक्ट की अगर बात हो रही है, XX कंडीशन याद है, ग्रासहॉपर वाला, जिसमें मेल में क्रोमोसोम का नंबर कम होता था, फीमेल में ज्यादा। तो यही होगा, मेल में एक कम होता है, फीमेल में एक ज्यादा। देखो कैसे तुम्हारी थ्योरी को कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में बदल रहा है। यही हम तुम लोग को 10th सीरीज के थ्रू बनाने वाले थे, जो अलग अलग हम न्यूमेरिकल सेशन एक एक चैप्टर का अलग से ले रहे हैं। दैट इज माय होल इंटेंशन, क्योंकि सीबीएसई हर बार यही सेम चीज कर रही है कि ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रही है और कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, कहीं पे तुमको नहीं पढ़ाया गया कि 13-14 ऐसा कुछ करके, है ना। इसमें चलो आप कर भी सकते हो XX को। भाई सेकंड आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तुम्हें फ्रीक्वेंसी दिया गया है कैपिटल ए की और स्मॉल ए की दी गई है, और तुमसे हेटेरोजाइगस पूछा है, ठीक है। हेटेरोजाइगस पूछा है। अब देखो हेटेरोजाइगस की फॉर्मूला होता क्या है, कभी भी हेटेरोजाइगस निकालना हो 2PQ, P रिप्रेजेंट्स डोमिनेंट, Q रिप्रेजेंट्स रिसेसिव। PQ दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.32, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो जिसका भी मैंने अलग से न्यूमेरिकल सेशन लिया है, अगर तुम लोग देख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा बन ही नहीं रहा है, मैंने एक इसका इवोल्यूशन का, जिसने नहीं देखा है, आई हैव टेकन अनदर इवोल्यूशन न्यूमेरिकल सेशन। इवोल्यूशन यहाँ पर डिग्री किसी में मैंने लिया है, यूट्यूब पे लिया है, स्पेशल क्लास में डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, यूट्यूब पे भी है, हाँ। तो जाके उसमें देख लेना। मैंने हार्डी विंगबर्ग के 5 से 6 क्वेश्चन कराए हैं, 5 से 6 या 7 नहीं 10 क्वेश्चन ले लो, उससे बाहर कुछ नहीं आना। इसमें जितनी वेरिएशन बनने थे, जितनी गलती करनी थी, मैंने सारे करा के देखे हैं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.32। फॉर्मूला याद रखना, P + Q = 1। इसी को हम, क्योंकि हमारा पेयर रिप्रेजेंट होता है, तो P² + Q² = 1 होना चाहिए, पता है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के P² + Q² + 2PQ = 1। कभी भी होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा जाए, P² निकाल लेना, रिसेसिव पूछा जाए Q² निकाल लेना। ये P कैपिटल 1 है, ये Q स्मॉल a है, ठीक है। और हेटेरोजाइगस में अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, PQ मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ये एक गलती होती है और 0.16 पे चले जाते हैं। सेकेंड, वेरिएशन आपको बोला गया म्यूटेशन में कैसे होगा। देखो भाई म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब क्या है, कहीं भी हो सकता है ना। तो कौन सा तुम्हें यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा, कुछ भी डायरेक्शन मिलना नहीं है, तो रैंडम एंड डायरेक्शनलेस हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारी दो ह्यूगो डिवरीज की और डार्विन, 2 थ्योरी है, दोनों जस्ट अपोजिट बोलते हैं। डार्विन का होता है कि नहीं भाई एक डायरेक्शन में चल रहा है, स्लोली हो रहा है, डिवरीज का है कि रैंडम हो रहा है,
ठीक है, और कुछ हमें पॉइंट नहीं पता है, बट यहाँ पे दिया नहीं, म्यूटेशन दिया। म्यूटेशन जनरली हमारा डायरेक्शनलेस होता है। चलो, क्योंकि म्यूटेशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी सेल में हो सकता है, रैंडम हो सकता है ना। what is the smallest part of DNA molecule that can be changed by a point mutation? भाई न्यूक्लियोटाइड। तुम्हें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, अगर आपको पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन याद है, यू आर गुड टू गो। पॉइंट म्यूटेशन में यही तो है कि न्यूक्लियोटाइड का आपका सीक्वेंस चेंज हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन में, तो वही है हमारे पास। और देखो स्मॉलेस्ट जीन, एक्चुअली जीन सीक्वेंस का पार्ट है स्मॉलेस्ट। अच्छा वैसे भी छोड़ दो, अगर तुमको कुछ नहीं भी पता है तो भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट आपका न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। न्यूक्लियोटाइड हमारी सिकल सेल एनीमिया या फिर ऐसे ही आपने किया होगा, ये क्वेश्चन भी इजी है। सेकंड आपको पूछा गया व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर। इंडिकेटेड मतलब इनका पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब तुम ढूंढते रहो कौन है। एकदम बहुत इजी पेडिग्री, मतलब बच्चों वाली चीज है। हम बोलेंगे कि एलकेजी वाले बच्चे करते तुम लोग हंसोगे, बट सच में बहुत इजी है भाई। अनअफेक्टेड पेरेंट हैव द अफेक्टेड चाइल्ड, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने एक अलग से पेडिग्री की भी क्लास ली है, उसमें मैंने जितने भी पेडिग्री के क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी कराया तुमको, उसमें सारे कराए हैं। 40 मिनट्स की क्लास है, जाके देखो। ऐसे टॉपिक स्पेसिफिक हैं जहाँ पे तुम लोग फंसते हो, उसको मैंने अलग अलग से लेके रखा है, उसको करो। यहाँ पे सारे फ्री सेशंस हैं। और आपको पता है रिसेसिव है, तो रिसेसिव में भाई अगर अफेक्टेड यही होगा ना, एक चांस ही है। रिसेसिव में अनअफेक्टेड होने के 2 चांसेस होते हैं। कैपिटल ए अनअफेक्टेड अगर होता है रिसेसिव में तो 2 होता है, एक होता है कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल ए स्मॉल ए। इसमें होता है कि नेक्स्ट जनरेशन भी अफेक्ट नहीं करेगी, इसकी नेक्स्ट जनरेशन अफेक्ट हो सकती है, ये हमारा अफेक्टेड होता है। ठीक है, चलो मजा आता है इसको तुमको लाइव कराने में, मेरे को ऐसा लग रहा है। ना 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 ना, खत्म, हमने कर लिया। देखो 3 घंटे का पेपर है, देखो हम कितने फास्ट करते हैं। यहाँ पे बोला एक पेशेंट है, उसको एडवाइस किया गया भाई किडनी ट्रांसप्लांट कर लो। देख रहे हो, किडनी ट्रांसप्लांट उसकी हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको पता है अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है, हमारा इम्यून सिस्टम कूद कूद के बोलने लगता है नहीं ये तो मेरा नहीं, ये तो किसी और की है, तो हमें इम्यूनो सप्रेसेंट देना पड़ता है। वही तुम्हें पूछा गया अगर इम्यूनो सप्रेसेंट हमें देना होगा तो क्या होगा भाई, इम्यूनो सप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए और कॉलिट, नहीं इससे नहीं, इससे ब्यूटारिक एसिड, ये हो जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम। माइक्रोस्पोर, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में स्टार्टिंग के 5 जो पेज एनसीईआरटी के 4-5 वो 4-4 वर्ड में खत्म है। मतलब पैराग्राफ भले है बट 2-2 3-3 टेबल है, एक बायोटिप मॉलिक्यूल की, एक एंजाइम्स की है और एक ये बैक्टीरिया वाली है। 3 टेबल में पूरा खत्म है। उसके अलावा सीवेज और बायो, इतना छोटा चैप्टर अगर आप वो अगर आपको नहीं याद है, इफ यू डोंट नो, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता था, शर्म करो फिर। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म याद रखना। ये देखो हमने आपको क्या बताया था, इम्यून सिस्टम वाला एक ही चीज है, साइकिल। साइकिल से हमारा इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है ना, बोलते हैं इट्स वेरी गुड हेल्दी, तो वो तो उस ट्रिक से याद रखना, साइक्लोस्पोरिन है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, फंजाई है, ये 2 जगह पे आया है, वैसे भी याद रहेगा। 1 शॉट कर लो बेटा, 1 शॉट भी अवेलेबल है हर एक चैप्टर का। आ जाओ, आइडेंटिफाई द एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। देखो किसी के डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। एंडो एक्सो, एक्स हमारी हमने क्या बोला था, एक्स काटती है साइड से, एक्स जो है साइड से काटती है ना। एंडो स्पेसिफिक लोकेशन से काटते हैं। तो आपका क्या है, अगर एक्स साइड से काट रही है तो ये देखो इसमें एंडो हमारा सेंटर से, एंडो काट ही नहीं रहा है एंड को। अच्छा एंडो को बीच से काटा है, एक्स को साइड से काटा है, ठीक है ये हो सकता है। यहाँ पे तो देखो एंडो को साइड से दे दिया गलत है, एक्स को बीच से दे दिया गलत है। एक्स बीच से कभी नहीं काटती है, एंड साइड से कभी नहीं काटते हैं, ये भी सही है। एंडो हमारा बीच से काटा है, एक्स हमारा साइड से काटा है। ठीक है, याद रखना कैसे साइड से, साइड का मतलब देख रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, ये देखो यहाँ पे ये साइड है, मतलब एकदम एंड पे काटा हुआ है, मतलब किनारे की तरफ, कॉर्नर से, एक एंड से काटना शुरू करता है। देखो नाम इसका एंडो है बट एक एंड से काटना ये शुरू करता है, एक किनारे से। मान लो यहां से काटना, ये देखो एंड 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 ऐसा वाला चीज है एक्सो में। तो अब देखो दोनों में से क्या सही है, दोनों में से ये सही है। हाँ दोनों में से ये सही है। ये क्यों गलत है, ये इस वजह से गलत है क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे इसकी प्राइमिंग के साथ, अच्छा ये इसमें भी देख लो, इसमें तुम्हें समझ आएगा भाई। अगर मान लो ये 3 to 5 प्राइम का था है ना, और हमने इसको कट किया है, यहां पे अगर हमने कट कर दिया, जहां पे कट कर दो वो एंड 5 बन जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी डीएनए में हमने आपको बोला है कि डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हैं। ये हमारा डीएनए है, ये 3 to 5 है। अगर हम यहां से काट दिए तो राइट दिस विल बिहेव एज अ 5। अगर मान लो कट के निकल गया, फिर यहां वाला स्टैंड 3 की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे यही इशू है
कि आपका ये गलत दिखाया गया है। यहाँ पे देखो 3 से 5 के बीच में कट करके 3 to 5 दे दिया, फिर यहाँ से 3 to 5 और 3 to 5 दे दिया गया, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पे भी है, ये एकदम सही है। ये देखो 5 to 3 था, कट हुआ, फिर जो टुकड़ा निकलेगा 5 to 3 ही रेफरेंस में तो निकलेगा भाई, उसी डायरेक्शन में हम कट ही कर रहे हैं। 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, है ना। यहाँ पे देखो एंड से कटा है, एंड से कटा मतलब ही नहीं 5 to 3 कटेगा। यहाँ पे इन्होंने प्राइमिंग ही चेंज कर दी है, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे अगर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम, आपको बोला गया है कि भाई अगर हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनानी है तो उसका हमारा मेन इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन है अरबपति बनने का ना, सोना बना के। आपको पता है लोग ट्राई कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में, दे आर ट्राइंग टू मेक गोल्ड प्लांट से, कि निकले और हम बेच लें। हम तो ये करने वाले हैं। चलो, तो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें नहीं चाहिए। आपको पता है होती क्या है, अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट अगर हैं तो हमें बाहर से पेस्टिसाइड नहीं देना है। बाहर से पेस्टिसाइड बहुत हार्मफुल होता है, केमिकल्स होते हैं। अगर पेस्टिसाइड्स अगर हमने निकाल दी, नहीं रुक जाओ, ये गलत है। हाँ, अगर हमने पेस्टिसाइड को हटा दिया तो हमारे लिए अच्छा है। फूड चेन से क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि होता क्या है, पेस्टिसाइड मान लो कोई दवाई है जो छिड़क रहे हैं कि इस पे कीड़े ना लगें, अब वो दवा मिट्टी में जाती है, मिट्टी से पानी में जाती है, पानी से जानवर में जाती है, जानवर से हम में आती है, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, होती रहती है। तो बहुत हार्मफुल है हमारे फूड चेन सिस्टम के लिए, ट्रांसमिट होती रहती है, तो विच इज़ वेरी बैड। तो ये नहीं होना चाहिए। रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। नेक्स्ट, इट इज गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला ऑब्जर्व द कंटेंट 1 2 3 4 सॉइल सैंपल ABC इफ द टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर एंड, और आपको बोला गया देखो टेम्परेचर सही है, सेम है, सॉइल मॉइस्चर सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा डिकम्पोजिशन का रेट पूछा गया है। मतलब समझ रहे हो, ये तुम्हारे में एक थ्योरी दी है तुम्हारे क्लास इसमें क्या बोलते हैं 12th की इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। वहाँ पे पूछा गया कि क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके सॉइल को अफेक्ट करते हैं, डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। लास्ट दिन हमने वन शॉट कराया था। लेकिन देखो कैसे थ्योरी को एनालिसिस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करने। यहाँ पे तुमको 3 सैंपल दे दिया है, सॉइल A का, सॉइल B का, सॉइल C का, और बोला गया है कि देखो टेम्परेचर और मॉइस्चर सेम है। मतलब ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं कि तुम्हें इन फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करना है ना। क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास टेम्परेचर था, हमारे पास हमारे पास वहाँ की ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा, ह्यूमिडिटी है ना, सॉइल अगर नहीं हो ह्यूमिडिटी, 3 फैक्टर थे। और एक फैक्टर हमारा था कौन सा मटेरियल डिकम्पोज हो रहा है, यही चीज़ें थी। आज जो देखते हैं यहाँ पे देखो आपको दिया है कि परसेंटेज, अच्छा A 1 इंडिकेट कर रहा है लिग्निन कंटेंट, 2 इंडिकेट कर रहा है काइटिन, 3 इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन कंटेंट एंड 4 इंडिकेट कर रहा है शुगर। तो भाई लिग्निन और काइटिन ये हमारे स्लो डिकम्पोजिशन थे, याद है ना, स्लो डिकम्पोजिशन। और हमारे नाइट्रोजन कंटेंट और हमारे शुगर कंटेंट ये हमारे फास्ट डिकम्पोजिशन थे। ये स्टिकी नोट में भी लिखवाया है, ये आपके वन शॉट में भी करवाया है, डिटेल नोट्स में भी कराया है, कहीं पे भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। लास्ट डे का भी 2 दिन हुआ इसको कराए। अब देखो तुम जहाँ पे लिग्निन और काइटिन जहाँ पे हाई है, 1 हमारा लिग्निन है और हमारा 2 हमारा काइटिन है। काइटिन जहाँ पे हाई है वो अपने आप गलत है, यहाँ पे 2 काइटिन है, ये भी गया है क्योंकि होगा ही नहीं ना। लिग्निन काइटिन हाई है मतलब डिकम्पोजिशन स्लो होगा। यहाँ पे 1 और 2 लिग्निन काइटिन कम है मतलब यहाँ पे फास्ट होगा, तो सी विल बी योर आंसर। ठीक है, नाइट्रोजन शुगर ज्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन शुगर ज्यादा है मतलब हमारा डिकम्पोजिशन बेटर होगा। क्या मस्त क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो कैसे कॉन्सेप्ट को घुसाया है। अगर कॉन्सेप्ट तुमने समझा नहीं है, अगर तुम आंसर लर्न करके गए हो, डूबोगे, इतना समझ लो। और बायो से ज्यादा कोई सब्जेक्ट तुम्हें नहीं डुबाने वाला साइंस में, ये मान लो मेरी बात, जो हो रहा है कुछ सालों से। चलिए, हाँ, तो सॉइल सैंपल सी आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 कंसिस्ट करते हैं 2 स्टेटमेंट। अच्छा, असर्शन बेस्ड आ गया। अगर दोनों सही है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए, अगर दोनों सही है अपनी अपनी जगह एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बी, अगर असर्शन सही है रीजन गलत है सी, अगर असर्शन गलत है रीजन सही है डी। देखो ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं सी डी ई, इसको बोर्ड्स में ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी ई भी दे देंगे, इसलिए इसके उसमें मत रहना। चलिए, ना चलो, यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉइड, कुछ भी बकवास है भाई, डिप्लॉइड होता नहीं। असर्शन गलत रीजन सही, तो तुम्हारा ऊपर से देख लेना क्या होगा, असर्शन गलत रीजन सही, डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल, डेफिनेटली। ट्रांसलेट जो होता है एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3 से, राइबोसोमल आरएनए बोले आरआरएनए, आरआरएनए हमारा पॉल 3 से नहीं बनता, आरआरएनए हमारा पॉल 1 से बनता है। असर्शन सही रीजन गलत, ऊपर से सी डी देख लेना। आई थिंक ये डी होगा, ये सी होगा। नेक्स्ट,
एसर्सन बोला है स्मोकिंग की वजह से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ सकती है। नेक्स्ट, निकोटीन स्टिमुलेट करती है एड्रेनलिन ग्लैंड को, और एड्रेनलिन ग्लैंड हमारी नॉन एड्रेनलिन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, दोनों में। ये एकदम सही है। ये तुम्हारा कहाँ का क्वेश्चन है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? मॉल बायो का। ये कहाँ का क्वेश्चन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। अच्छा, बाकी तुम्हें चैप्टर का क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं? रुको हम मार्क कर दें चैप्टर। क्यों मार्क कर रहे हैं पता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और ये भी हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए, मॉल बायो। इसलिए मार्क कर रहे हैं जिससे आपको पता चले कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोटेक, उसके क्वेश्चन इतने मिक्स रहते हैं कि अगर जिस बच्चे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर है, वो कंफ्यूज हो जाएगा चैप्टर में। ये कहाँ का है? ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये है इवोल्यूशन, वेरिएशन, इवोल्यूशन, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, मॉल बायो। देख रहे हो इससे सबसे कितने मस्त मस्त एमसीक्यूज आए इन क्वेश्चन से। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पेडिग्री का कॉन्सेप्ट है ये। तुम लोग को जिस दिन एमसीक्यू कराएंगे उस दिन हम इसके कॉन्सेप्ट्स भी लिखवा देंगे कौन सा है। ये है मॉल बायो, और ये है मॉल बायो, सॉरी ये माइक्रोब का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ जीएम क्रॉप, बायोटेक एप्लीकेशन, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा सॉइल सैंपल, इकोसिस्टम। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है क्या बोलते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और हमारे फूड चेन को रिड्यूस करना, एक्यूमुलेशन, ये तुम्हारा माइक्रोब के भी एंड में इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। एट द सेम टाइम तुम्हारा ये नहीं, बस ये दो जगह तुम्हारा मिल जाएगा। ये भी हो चुका सॉइल सैंपल वाला, ये तुम्हारा इकोसिस्टम का है। ये हमारा कहाँ का है? SRPF। अच्छा ये आ जाओ, आपको बोला है कि PCR बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर को एम्पलीफाई करने के लिए, क्योंकि PCR से म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं लो अमाउंट में भी। एब्सोल्युटली राइट, हम लोग डिटेक्ट तो कर सकते हैं ना, डिटेक्ट करेंगे। और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इस वजह डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका एम्पलीफिकेशन करता है, बहुत सारे नंबर बढ़ा देता है तो दिख जाते हैं। जूम करके जैसे तुम लोग देखते हो ना, कोई भी चीज़ नहीं दिखती है तो, जैसे भी मान लो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा, जूम करके देखोगे तो वही उसी तरीके से होता है। खैर यहाँ पे जूम हम सिंगल चीज करते हैं, वहाँ पे नंबर ही बढ़ जाता है। 30 मिनट में 1 बिलियन बन सकता है किसी भी छोटे से टुकड़े का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या दिल खुश किया, देख रहे हो कैसे क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे था क्या, ये तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और पता है इसके जिसके भी आंसर है सारे पीछे दिए हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं, तो टेंशन नको लो। हार्मोनल रेगुलेशन क्या है? GnRH निकलेगा हमारा कहाँ से? पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्या आ जाएगा? वर्क करेगा किस पे? गुनाड्स पे वर्क करेगा, है ना। यहाँ से क्या रिलीज होगा? यहाँ पे हमारे पास जाएगी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, GnRH रिलीज होगा, फिर हमारा FSH एंड LH रिलीज होगा। एक सेकंड को लिख दें। FSH एंड LH हमारे टेस्टिस पे वर्क करेंगे, FSH हमारा सर्टोली पे वर्क करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कराएगा। ये फ्लोचार्ट याद रखना, ये मैंने तुम लोग को जिस दिन स्टिकी नोट बनवाई थी क्वेश्चंस के थ्रू, ये करवाया है पूरा। LH, तुम लोग सेशन छोड़ो नहीं भाई, सैंपल पेपर देख के तुम लोग को अकल आ रही होगी कि जो भी सेशन हम करा रहे हैं, अगर एक रैंडम सेशन भी आई एम कीपिंग ऑन स्पेशल क्लास करो, ठीक है। और देखो सिलेबस का छोड़ दो, बाकी मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि ऐसी चीज़ें आपकी स्पेशल क्लास पे कराई जाएं जहाँ पे कि फ्री में आप लोग भी बाद में एक्सेस कर सको। लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे इसको यूटिलाइज ही नहीं करते हैं जिनके लिए मेन किया जाता है। ये सारी चीज़ें एकदम हलवा पूरी हैं। ये इतना बार मैंने इसको टेस्ट ले लेके रिवाइज करवाया है जो अगर ढंग से क्लास कर रहे हैं। LH हमारा वर्क करता है किस पे? इंटरस्टिशियल सेल, है ना। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होंगे, एंड्रोजन्स पे एंड्रोजन्स रिलीज होंगे, और ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है।
ये क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटो स्पर्मियो दो में डिफरेंस है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। आ जाओ इसका आंसर हम तुमको दिखाते हैं कैसे एक्सप्लेन है। अच्छा ये देखो हमने थोड़ी देर पहले ये देखो आंसर आपको कराया है, ये सारे यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं, जिसको मन करेगा वहाँ पे हमने मार्क कर दिया है, खैर यहाँ से चेक कर लेना। ये देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमारा स्पर्मियोजेनेसिस GnRH हमारा रिलीज होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, फिर GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी FSH और LH सिक्रीट करेगी, LH हमारा वर्क करेगा लीडिंग सेल जिसको हमने बोला इंटरस्टिशियल सेल, उसी का अंदर नेम है, वो हमारा एंड्रोजन सिक्रीट करेगा जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, और हमारी जो FSH है वो सर्टोल सेल पे एक्ट करती हैं, और वो हमारी स्पर्मियोजेनेसिस कराते हैं। दोनों टर्म में भूलना नहीं, दोनों में गलत करके आओगे एक वर्ड तुम्हें अंडा मिलेगा। स्पर्मेटो मतलब पूरी प्रोसेस, स्पर्मियो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस, ठीक है। ये देखो इसी फ्लो चार्ट को ऐसे बगल में लिख लो, जो मैंने लिखाया है, मैंने थोड़ा गंदा लिखा दिया है, बट इस फ्लो चार्ट को लिख लो, ठीक है। क्या है फ्लो चार्ट? GnRH हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी क्या रिलीज करेगी? FSH LH, L फॉर LH, L फॉर लीडिंग सेल, नाम से क्लियर है। FSH में S आ रहा है, सर्टोली सेल, ठीक है। ये हमारा लीडिंग, ये हमारा करेगा स्पर्मेटो, ये स्पर्मियो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इजी है, इसको तुम पॉइंटर में, अच्छा अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना दोगे जो मैंने बनवाया है, ठीक है, तुम लोग के मेन नोट से बनवाया है, उस पर तुम्हें ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। तुम अगर थ्योरी में थोड़ा गलत भी कर रहे हो डिस्क्रिप्शन में, आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे पहले फ्लो चार्ट ऊपर में बना के फिर करना, टीचर पढ़ेगा ही नहीं तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, इसी को देख के आंसर दे देगा। तुम्हारी अगर इंग्लिश ऊपर नीचे हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मार्क्स यूँ मिलने हैं, और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है? द डायग्राम बिलो शोज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स अ पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, इतना इतना इतना। ओहो हो, ये मस्त क्वेश्चन है, कुछ तो यहाँ पंगा है। डायग्राम शोज बिलो सीक्वेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन, अच्छा स्टार मार्क किया, जाओ देखते हैं क्या है। If the base T was substituted by A, how will it affect to the hemoglobin chain? ओहो वाह 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 वाह। अच्छा तो ये देखो यहाँ पे मार्क किया गया है और बोला गया है कि आपका, मुझे पानी देना प्लीज, यहाँ पे अगर बोला गया कि T को हमने A से हटा दिया तो हमारा कैट बन जाएगा यार, ठीक है। तो आपको बोला गया बताओ ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, और देखो पहले तुम्हें ऑलरेडी दे दिया गया कि पहले ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, ठीक है, तो ये ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, कितना सही काम किया है, आपको लर्न भी नहीं करना है। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली ये हमारा वैलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, है ना। अगर इसका आरएनए बनेगा, क्या बनेगा आरएनए? सी का बनेगा जी, सी का बनेगा जी ए, सॉरी जीटीए, जीटीए गेम हुआ करता था, वैलिन बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पे ग्लूटामिक एसिड बननी थी, थैंक यू, जहां पे ग्लूटामिक एसिड बनना था वहां पे वैलिन बन रहा है, और अगर वैलिन बन रहा है बच्चों तो फिर आपका क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया होगा। तो इस इंसान को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। यही है हमारा ग्लूटामिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय वैलिन। कितना मस्त क्वेश्चन है, और बच्चों इससे एक चीज और प्रूफ होती है कि तुमको वो लर्न कर लो, अमीनो एसिड वाली टेबल, ठीक है। नेम द कंडीशन एंड द इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द अबव, यही है हमारी सिकल सेल एनीमिया होगी। अफेक्ट क्या होगा? जो बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी होगी, इट विल कन्वर्ट इनटू सिकल शेप, और क्या, ये पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स में है तो आप एक सिंगल लाइन में लिख दोगे, बस हो जाएगा काम। दैट सिकल सेल एनीमिया, इट विल कॉज सिकल सेल एनीमिया, इट विल कन्वर्ट योर बाइकॉनकेव आरबीसी इनटू द सिकल सेल शेप, एंड दैट इज हाउ इट विल व्हाट विल हैपन। बेसिकली आपको ऑक्सीजन कम बचेगा, और क्या, ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट करा पाएगी। ये क्या दिया? ग्राफ आपको दिया, इंटीमेट कर रहा है द फर्स्ट एंड द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन। अच्छा किसी ने वैक्सीन लिया है और ये है, और सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लिया है, यहाँ पे लिया है, मतलब फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन यहाँ पे लिया है, सेकेंड डोज वैक्सीन यहाँ पे लिया है। अब आपको बोला है द करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इंडिकेटेड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट द ग्राफ एंड रीजन। वाह 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 वाह, क्या मस्त सवाल है यार। सीबीएसई मतलब क्या धमाकेदार चीज कर रही है, तुमसे एक भी चीज डायरेक्ट नहीं पूछा है अभी तक। स्टार्टिंग के वही टेपटम और न्यूसेलस के एग्जाम्पल देख के खुश हो लो,
बाकी ऐसे एक के बाद क्या क्वेश्चंस लाइए, स्टैंडर्ड देख रहे हो, मजा आती है। इसी पता है, दैट इज व्हाई आई एम लविंग एक्चुअली। आजकल मजा आ रहा है। बायो के पेपर ना थोड़े मजेदार आ रहे हैं 2020 से, कोविड से ना सीबीएसई वालों को ऐसा पता नहीं क्या हुआ अचानक से, जब उनको एक ऐसा ईयर आया था कि बीच में सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे थे, बोर्ड्स में सिर्फ एमसीक्यू आए थे, पता है, हाफ मतलब ऐसा टर्म 1 में करके। उसके बाद उनने जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाने शुरू किए हैं ना भाई, मतलब नीट का लेवल नीचे रह गया और बोर्ड्स वाले एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड केस वो इतनी मस्त एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मतलब हमारे लिए तो मजे, तुम लोग का नहीं पता कि तुम्हारी हालत क्या होती है इन क्वेश्चंस को देख के, बट आई लाइक, क्योंकि मजा आता है पढ़ाने में। चलिए, तो ये हो गया एल एंड एम। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात बोली गई है, बात ये बोली गई है, अच्छा आपको पूछा गया व्हाट इज एक्स एंड वाई। भाई अगर हम फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन होती क्या, वैक्सीन इज नथिंग, बॉडी में हमारे वीकेंड एंड डेड एंड पैथोजन डाल दो, है ना, वही है वैक्सीन। अब लेने के बाद अगर हमारी बॉडी में कभी भी फर्स्ट टाइम कोई भी माइक्रोब अगर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है भाई, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। और ये हमारा ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा सेकेंड टाइम, जिसको हम एमनिस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान था, लेकिन जिसके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घुसा है, कल अभी लास्ट डे भी हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन हम कहाँ पे करा रहे हैं, कौन से चैप्टर में, अच्छा हाँ ये हम तुम लोग को करा रहे थे अभी, ओ हाँ ये तुम्हारी अशोका बैच में चल रहा है ना इसका एनसीईआरटी सीरीज। यप, तो देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत हल्का होता है, देखो इसका ग्राफ बहुत नॉर्मल गया है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, एमनिस्टिक बोलते हैं इसको, एमनिस्टिक रिस्पॉन्स, हाई इंटेंसिटी, ठीक है। अगर जिसको सिर्फ ये हाई और लो वाला याद रहता वो भी कर लेता, ठीक है। हमने आपको एक कहानी बताई है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारी बॉडी में कभी भी अगर कोई माइक्रोब्स आता है तो हमारी बॉडी फर्स्ट टाइम में ठीक है बहुत नॉर्मल रिएक्ट करती, सेकंड टाइम बहुत मस्त बजाती। जैसे हमारे घर में अगर मान लो कोई आया बदमाशी कर रहा है, पहली बार हमने उसको पकड़ा तो शायद वार्निंग देके थोड़ा देके छोड़ देंगे, सेकंड टाइम आए तो सेकंड टाइम में तो पहले कूटेंगे देख के, फिर आगे बात होगी। तो वही सेम चीज़ है, एंड हम भी यही करते हैं नॉर्मल। एंड इसका रीज़न क्या है, अगर मान लो इसी में क्वेश्चन एक्सपेंड कर दिया, तुमसे रीज़न पूछ लिया इसका वाई, अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया है और हमने भी आपको बताया है 25 बार, और जो कमेंट सेक्शन में आंसर इसका नहीं देगा हम जान जाएंगे कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, और फिर हम तुम्हारे पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स लेंगे, एमनिस्टिक पहली बार में ही, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा ही नहीं मेरा, डायरेक्ट सेकेंडरी पे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इमेज आपको दिखाई गई है, वाह 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 वाह। अच्छा ये तो एचएसडी का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये म्यूटेशन किसका क्वेश्चन था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखो एडेनिन गुआनिन थाइमिन दिया भले है, बट क्वेश्चन वहां का नहीं है। चलिए, द इमेज बिलो शोज इतना इतना इतना, ओ हो क्रोमाजेनिक मीडियम, मतलब समझ जाओ इसको पकड़ के कहाँ का क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा इसका वाला, ब्लू और वो कॉलोनी वाला, ठीक है। आपको बोला है कुछ प्लेट के पास ब्लू कॉलोनीज है और कुछ के पास व्हाइट कॉलोनीज है। ए आपको बोला गया कि सिंगल है, तुम्हारी तरह एक बैक्टीरियम है जो कि जिसको एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रॉम प्लेट 1 2 3 इज शोन बिलो। आओ डायग्राम देखें, देखो पता है ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मत फंसा करो, पहले एक बार के लिए रैंडमली डायग्राम देख लिया करो, देन गो बैक, नहीं तो एक एक मीनिंग में पागल हो जाओगे तुम। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमने 3 बनाई है, बेसिकली तुम्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा, आइडेंटिफाई द प्लेट्स विच आर वाइट एंड गिव रीजन, प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 3। अच्छा देखो बहुत ईजी है, ये तुम्हें रिकॉम्बिनेंट बताई गई, देखो बैक्टीरिया बताई गई है और ये बताई गई है प्लाज्मिड, ये बताई गई जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे देखो प्लेट 1 में बोला गया है कि प्लाज्मिड भी है और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने लगा दिया, अच्छा इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्चुअली जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं जेड, लैक जेड जीन। लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, हाँ ये क्या है, इसके पास एक जीन होता है जिसका नाम होता है लैक जेड जीन, लखपति होता है वो, क्या होता है लैक जेड जीन। ये क्या बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सिलेक्शन वाला टॉपिक है, ये
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बायोटेक प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं नहीं तो पता चले हम तो गए। हाँ हो रहा है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, किसी भी चीज को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। अगर कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का एग्जांपल होता है एक्जाल, तो ये क्या करते हैं, ब्लू कलर। ओवरऑल सिंपल सी बात है भाई, जहां पे ये प्लाज्मिड होता है वहां पे ब्लू कलर बनता है। नॉर्मली बैक्टीरिया नहीं बना पाती हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ थोड़ी समस्या है, इसका जो जीन है ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है इसके पास, ठीक है। अगर कभी भी सपोज ये यहाँ पे इसका लैक्जेड वाला जीन है, अगर मान लो हम लाके कोई और आपका एक यहाँ पे एक जीन बैठा दिए, है ना, फॉरेन जीन बैठा दिए गलती से या इंटेंशनली, ये काम करना बंद कर देता है, बोलता है नहीं। जैसे हम लोग के घर पे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि नॉर्मली पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनका काम पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन घर में एक रिश्तेदार आया नहीं कि बस उनको गोल गोल घूमना है, काम कुछ नहीं करना है कि भाई नहीं फॉरेन वाले आए हैं। वैसे ही इसकी कहानी है कि इसका जो लैक्जेड जीन होता है, नॉर्मली इट विल मेक यू बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट विल मेक द कॉलोनी ब्लू, है ना। बट अगर जहां पे फॉरेन जीन अगर इसके आसपास चिपक गया, फिर तो ये अपना काम कहेगा, रे वाह तुमसे अच्छा कौन है, उसी के साथ बिजी हो जाता है, तो फिर ब्लू नहीं बनता। तो सिंपल सी बात, आपको दो चीज माइंड में रखना है कि जहां पे प्लाज्मिड होगा वहां पे ब्लू बनेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर हमने फॉरेन जीन डाल दिया तो नहीं करेगा, बोलेगा नहीं मैं काम वाम नहीं करता, मैं तो घूमने आया हूँ स्विट्जरलैंड। ये देखो प्लेट 1 में ये देखो फॉरेन जीन, ये देखो दिखाया गया जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट को फॉरेन जीन बोलते हैं, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब ये नहीं बनाएगा। तो अगर ब्लू कलर नहीं बन रहा भाई, कलरलेस रहेगा तो व्हाइट ही रहेगा। यहां पे देखो, यहां पे प्लाज्मिड है भाई, ब्लू बनेगा। यहां पे तो प्लाज्मिड है ही नहीं है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो वैसे भी कैपेसिटी नहीं होती है बनाने की। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है व्हाइट होने का, क्योंकि भाई यहां पे इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि नए जीन के इंसर्ट करने की वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अच्छा ये सारी चीजें तो बैच के बच्चों को तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसमें सब इतनी कहानियां हमने की है कि तुम लोग को तो पूरी थ्योरी रटी पड़ी होगी, बड़ी मस्ती हमने की है। सो बैच के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द सेम टाइम वैसे पता है अभी भी यार आ जाओ, ठीक है, आराम से पेशेंसली करो। जो अभ्यास वाली बैच है, PYQs बैच है, यू विल बी थैंकिंग, ट्रस्ट में। आई कैन से दिस कि जो बच्चा अभी मतलब बैच ज्वाइन किया है, जिसने ढंग से पढ़ा है, सैम्पल पर का वीडियो देखते उसको लग रहा होगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही अरे मेरे को नहीं आती, शायद ये सोच रहा होगा कि हाँ रिवाइज करना है, लिख के देखना है ना, कुछ कुछ नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम डिप्रेस नहीं हो रहा होगा। वैसे ही आज के 2 महीने बाद आप फील करोगे अगर आपने ये 2 महीने आपने दे दी ढंग से, ठीक है, अभी भी वक्त है, लग जाओ एकदम। और खुद से करने में डेविएशन होता है। अभ्यास बैच जो प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की आई है, यहीं पे कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 23 से स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर लेट से भी आप ज्वाइन करो, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोड लगा देना निकिता लाइव। कौन सा कोड लगाओगे? निकिता लाइव, ठीक है। आप चाहे जितना लेट से ज्वाइन करना, इस पे ऑफ मिल जाएगा, अभी 20% ऑफ मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आइडेंटिफाई द प्लेट विच आर वाइट। वाइट वाला कौन सी, प्लेट 1 और 3। 1 का रीजन ये होगा कि भाई इसमें इंसर्शनल एक्टिवेशन होगा, 3 का रीजन ये है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट शो कर रहा है। आइडेंटिफाई द प्लेट विच आर ब्लू, गिव अ रीजन, प्लेट 2 बिकॉज इट हैज अ प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड हैव द लैक्जेड जीन व्हिच विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हिच विल कन्वर्ट योर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस इनटू द ब्लू कलर सब्सटेंस। ठीक है, चलो आओ आगे आते हैं। अच्छा, ये जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं परेशान मत हो ना, पीछे में मैंने इसके आंसर सारे दे रखे हैं, तो कॉन्सेप्ट मेरे से समझ लो और आंसर इसी में है, इसी फाइल में। आई विल सेंड ऑन टेलीग्राम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको क्या बोला, अरे वाह क्या क्वेश्चन आया है, देख रहे हो, यहाँ पे आपको बोला बायोमास है स्टैंडिंग क्रॉप। देखो आ गया है ना, स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग स्टेट का क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन में बायोमास दिया है 4 और जू प्लैंक्टन का दिया है बायोमास 11 और कंज्यूम करते हैं बाई फिशेस मतलब 25। तो बेसिकली ट्रॉपिक लेवल 1 का 4 है, ट्रॉपिक लेवल 2 का 11 है, ट्रॉपिक लेवल 3 का 25 है और ट्रॉपिक लेवल 4 का 37 है। मतलब नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, मतलब नीचे कम है ऊपर ज्यादा है। तो भाई अगर इसमें पिरामिड ही पूछेगा और क्या ही पूछेगा, इकोलॉजिकल पिरामिड बता रहा है, पूछ रहा हूं, है ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड अगर निकाल दो तो हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। और नो इट विल नॉट बी, ठीक है। और ये ट्रॉपिक लेवल 1, ये 2, ये 3, ये 4।
अच्छा ये देखो बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप क्यों बोला गया, मैंने आपको बताया था ना, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एट दैट किसी पर्टिकुलर एरिया में उस वक्त कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो, प्लांट हो, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिशेज हो, लार्ज फिशेज, सब उनके अंदर कितना बायोमास है, वही हमारा स्टैंडिंग क्रॉप है। देखो यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप का टर्म यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है यूज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन द टेबल, आंसर द फॉलोइंग। अच्छा आ जाओ, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड तुम्हें ड्रॉ भी करना है और नाम भी तुम्हें बताना है, और ऑल्सो देखो क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़ना। तो एकदम तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्टली आंसर लिख के चले जाओगे, बट यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का है, तुम्हें पहला मिलेगा ड्राइंग पे, दूसरा मिलेगा नेम द ट्रॉपिक लेबल्स। तो आपको हर एक ट्रॉपिक लेबल को नेम देना पड़ेगा, 1 2 3। फाइटोप्लैंक्टन तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर, जूप्लैंक्टन तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर, स्मॉल फिशेस सेकेंडरी कंज्यूमर, लार्ज फिशेस टर्शरी कंज्यूमर। आओ, ये हमने अभी एक दिन ये मैंने तुमको कराया था ना, एमसीक्यू में कराया है ये क्वेश्चन ऊपर वाला, मतलब ऐसा नहीं था, कंटेंट दूसरा था, बट ये क्वेश्चन हुआ है। अच्छा ये देखो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको आंसर देना है। आपको पूछा है कि जीपीपी निकालो, और तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें एनपीपी दिया है, आर दिया है। ओ भाई कितना उत्तू सा कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम में, वो क्या है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। अभी आज कुछ बच्चे ना ऐसे शुक्र कर रहे होंगे जो अभी 2 दिन पहले 1 शॉट किए मेरे साथ इकोसिस्टम का क्वेश्चन देख रहे हो कैसे आ रहे हैं, लेवल देख रहे हो बॉस। हाँ सॉरी इकोसिस्टम, हम बोल रहे थे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन सैंपल पर देख के लग रहा है भाई रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं आने वाला इकोसिस्टम से भी, तुम्हारी लगेगी बैंड। खैर कोई दिक्कत नहीं अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हो तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम्हें जीपीपी निकालनी है, हमें एनपीपी और आर दिए तो जोड़ दो, इसी को उठा के इधर कर दो, एनपीपी जीपीपी इज इक्वल टू व्हाट, जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर। तो ये निकाल दो, और किसका, हमें प्राइमरी निकालनी है ना, प्रोड्यूसर का जोड़ेंगे, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो 450 प्लस 4 इतना निकाल लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 48367, ठीक है। अच्छा यहीं पे तुम्हारा ना खेल कर जाता, अगर मन कर गया ना, एनसीईआरटी वाले तुम्हारी बैंड बजाएंगे। यहीं पे अगर तुमसे पूछ लेगा कि भाई मेरे को प्रोडक्टिविटी बताओ बट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बताओ, तो तुम ये नहीं ऐड करके तुम इसका वाला ऐड करोगे, इसका वाले का 10% जो हमारा नेक्स्ट में जाएगा। क्या मैंने बोला, इसको ऐड करोगे बट ये नहीं होगा, इसको ऐड करके टोटल जो 10% होगा वो तुम्हारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। एमसीक्यू वाले में आओ, इससे मस्त मस्त क्वेश्चन देंगे, इससे तुमको हम सारे वेरिएशन कराएंगे। जो मैंने मॉक टेस्ट वाले डाली है ना, इसमें बनाएंगे 10 क्वेश्चन। अभी हम सीरियसली लगाए ना लगाए, तुम्हारी बॉटम जरूर लगाएंगे मॉक टेस्ट वाले सेशन में। हवेली पे आओ तो बेटा फ्री है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और जिसने नहीं ज्वाइन किया तुरंत के तुरंत करो, नहीं तो भूल जाओगे, है ना। निकाल लो, स्कैन कर लो और निकिता लाइव कोड लगा दो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन तुम्हारा होने वाला है, ठीक है। 11 बजे निकिता लाइव लगाओ, फ्री है, आओ। उस दिन हम सारे एमसीक्यू से वेरिएशंस कैसे कैसे बिल्ड हो सकते हैं और अच्छे से कराएंगे। आज हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और पिछले सेट का भी हो जाएगा अपने पास। वाओ, चलिए एनालाइज द ट्रेंड इन द एनपीपी। आपको बोला गया कि अच्छा बताओ, ट्रेंड बताओ कि एनपीपी का प्रोड्यूसर से टॉप पे क्या ही ट्रेंड है। भाई इसमें क्या ही ट्रेंड होता है, एक ही लिडमैन का लॉ है, कौन सा ट्रेंड तुम निकाल लोगे, है ना। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव, ऐसा तो कुछ होना नहीं है, यहाँ पे एक ही वाव है, यहाँ पे कुछ और ट्रेंड नहीं चलना, ठीक है। 10% लॉ, ट्रेंड यहाँ पे क्या है, ट्रेंड यहाँ पे इतना है कि भाई 90% जा रहा है और 10% ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, वही तुम्हारा है और कुछ नहीं। यहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा हीट लॉस, वही लिखना है तुम्हें बस। चलिए वाओ, हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन हमें करना है। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे स्पीड में, हम स्पीड अच्छी है। चलिए सो नेक्स्ट आते हैं, द फिगर गिवन बिलो शोज द 3 स्पर्म विच ऑफ द, इसमें से किसकी एंट्री सबसे पहले होगी। भाई जो सबसे पास है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। ओवा का अपना सही रूल है भाई, पहले आओगे तो मिलेगा, लेट से जाओगे तुम अपना संभाल लो, ठीक है। तो तुम्हारा ए हो जाएगा। और डिस्क्राइब द एसोसिएट चेंजेस, ओ हो बाई इट ऑन पी एंड क्यू। अच्छा P और Q पे क्या इवेंट है, मतलब Q हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस और P हो गया तुम्हारा यहाँ से, तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्पर्म विल पेनिट्रेट इनटू द ज़ोना पेलिसेडा लेयर। उसके बाद क्या करेगी, यहाँ पे Q पे क्या चेंज होगा, Q हमारी इसके अंदर मियोसिस होगा, ये ओवम है ना, सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होगी, सेकेंडरी मियोसिस कंप्लीट होकर एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक तुम्हारे पास ओवम बनेगा। तो P और Q पे ही चेंज है। और तीसरा आगे लिख देना बाइफ्यूज करके, फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मेम्ब्रेनस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाएगी। मेन है कि इसके अंदर एंटर करेगा, इसके अंदर का चेंज है। यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, इसमें मियोसिस 2 में तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ का, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में, अच्छा ये हो गया, ये देखो ये तुम्हारे सोल्यूशन है पिछले क्वेश्चन के,
ये वाला है देखो जो हमने कराया था कि CTT हमारा कैट बन जाएगा, और कैट वैलिन के लिए इस वजह से ग्लूटामिक एसिड वैलिन से रिप्रेजेंट हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। और ये आपका पूरा सिकल सेल एनीमिया डिस्क्रिप्शन है कि RBC बाइकेन केव से हमारी हो जाएगी, थोड़ी देर पहले जो हमने कराया। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में वही जो हमने कराया था कि हमारी सबसे पहली एक्स वाली प्राइमरी रिस्पॉन्स था, है ना, और वाई हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, ये हाईली इंटेंसिफाइड होगा, ठीक है। और उसका रीजन क्या है तुम्हें कमेंट सेक्शन बताना था। ये प्लेट वन को हमें बोला गया है कि अच्छा मैंने प्लेट 1 ये क्या दिया है क्वेश्चन को, A B कुछ आंसर गलत दिया है। प्लेट 1 बीटा इलेक्ट्रोसाइजेशन और ब्लू कलर गिव जीन इंसर्टेड इतना, अच्छा शायद नहीं ठीक है, यहाँ पे व्हाइट वाला पूछा गया था, हमने वही किया है, नो ब्लू। प्लेट 2 आपको बोला गया जीन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंसर्टेड एंड नो प्लाज्मिड। ये इसमें प्लेट 3 क्यों दे दिया, एक सेकंड रुको, तो प्लेट यहाँ क्योंकि मुझे सेकंड क्वेश्चन याद आ रहा है, उसमें तुमसे ब्लू कलर पूछा गया था। यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द प्लेट्स विच आर इन ब्लू, गिव रीजन। प्लेट 3 कहाँ से ब्लू होगा भाई, इनका दिमाग खराब हो गया है, इसमें प्लाज्मिड ही नहीं, बनाएगा कौन, ये आंसर गलत है। ओ जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, ब्लू ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, इसमें प्लाज्मिड नहीं है, ये ब्लू कलर नहीं होगा, ये ब्लू कलर शो करेगा। देखो ब्लू कलर बनने के लिए भी प्लाज्मिड होना चाहिए, तो सिर्फ तुम इसमें प्लेट 2 करोगे, इसमें 1 करोगे। मैंने जो स्टार्टिंग में आंसर एक्सप्लेन किया था वही फॉलो करना, इसको छोड़ देना, ठीक है। इसमें आंसर गलत भी नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने, मुझे लग रहा है हम लोग कुछ पार्ट्स में मिसिंग कर रहे हैं, 0.5 0.3। अच्छा उसमें प्लेट 3 में बताना था, प्लेट 3 में होगा क्या, ये देखो अपनी जगह सही है, इन्होंने लिखा है कि प्लेट 3 में नो प्लाज्मिड, कि भाई प्लेट 3 में प्लाज्मिड नहीं है, बट इट विल नॉट बी वाइट, इट विल नॉट बी ब्लू, ये वाइट होगा, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि प्लाज्मिड अगर नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइड जीन है ही नहीं किसी के पास। नॉर्मली बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक जीन जो आपके प्लाज्मिड के अंदर होते हैं, पॉइंट इतना है, ठीक है। इस तरह आंसर देके तुम कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हाँ यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये देखो इन्वर्टेड वाला अभी जो मैं करा के गया था, देखो यहाँ पे लेबल किया गया है, ऐसे बनाना, ठीक है। ये देखो GPP हमने निकाली थी ना दोनों को ऐड करके 8-5, अच्छा मैंने वहाँ पे 4-5 लिख दिया दिन गलती से ऐड करके, हमारा भी दिमाग हो गया खराब। खैर उतना तुम लोग समझ गए होगे, लेकिन फिर भी क्या बताएं, यूट्यूब है भाई, तुम लोग बोलने लगे अरे मैम ने कैसे कर दिया, ये तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तुम सही कर देते हैं। नहीं मैंने यहाँ ये देखो मैंने 4-8 लिख दिया, मेरे को 5-3, ये 8-5-3-6-7 यहाँ पे 4 लिख दिया था। चलो दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट NPP, देखो वही हमने बोला था ना, NPP हमारी रिड्यूस करेगी, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जाएगी ड्यू टू हीट लॉस, दैट इज योर 10% लॉ, काम खत्म। समझ आ रहे हैं, चमक रहा है दिमाग में कि सो गए 40 मिनट में रिकॉर्डिंग देखने में बोल दो मैम सोने का नहीं पता, कान जरूर फट गया। अच्छा ये देखो स्पर्म A की एंट्री हमारी हुई थी सबसे पहले, अभी हमने आपको कराया था। ये देखो पहला क्या चेंज होगा, P पे स्पर्म A कांटेक्ट में आएगा जोना पेल्सुडा लेयर के, और वहां पे क्या करेगा, चेंजेस इंड्यूस करेगा, मेम्ब्रेनस चेंज होता है जिसकी वजह से पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होती है, ये हमारा मेम्ब्रेन चेंज का पॉइंट था। Q में चेंज ये आएगा कि जैसे एंटर करेगा ये हमारी म्योटिक डिवीजन में चली जाएगी, और म्योटिक डिवीजन होते ही अनइक्वल डिवीजन होगा जिसकी वजह से हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, हैप्लॉइड ओवन बनेगा, फिर फ्यूज करके हमारा डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। ये लिख के प्रैक्टिस कर लो आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कहाँ पे, ये ब्लास्टोसिस्ट का क्वेश्चन दिखा रहा है भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है कि एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द मोरोला स्टेज एस्टेब्लिशिंग द, मतलब वो पूरा तुम्हें मोरोला स्टेज वाला वो जो तुम्हारा लास्ट कैंसियल्टर डायग्राम है ना, ऐसे जैसे ऐसे करके ऐसे हाथ से बना होता है, ऐसे निकलता है, ऐसे आता है, वही वाला तुमको करना है ठीक है। एक है ना बेसिकली हाथ नहीं होता, फेलोपियन ट्यूब वाला, ठीक है। इसको भी हम दिखाते हैं, पीछे में एक्सप्लेन कर देंगे, तुमको ऑलरेडी आता है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन, मैंने बोला ना सेक्शन C हैव रिपीटेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट इसको हम अभी पीछे वाला डायग्राम है पीछे बना हुआ, तो उसके थ्रू एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। 23 क्वेश्चन नंबर याद रखना, बट आगे आ जाओ कॉन्सेप्ट वाले कर लेते हैं। प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल वाज एडवाइज्ड टू अंडरगो MTP हॉग, ये क्या कर रहे हैं पाप, बोल रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बोल रहे भाई तुम वो करा लो, अबॉर्शन करा लो, गलत बात है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द फीटस की स्पेलिंग गलत लिखी है इन्होंने, शी वाज कैरिंग, शी
मतलब फीमेल है, बेटी होने वाली है, मतलब फेटिसाइड हो सकता है, केस हो सकता है मतलब डॉक्टर पे। वॉज कैरिंग हैड अ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट हैविंग 45 क्रोमोसोम विद ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम। नहीं भाई हम गलत है, अच्छे के लिए किया होगा, डॉक्टर के ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस क्या आ रहा है, यहाँ पे केस आ रहा है भाई 45 क्रोमोसोम, मतलब कि 45 प्लस एक्स मतलब एक्सो। ये कंडीशन तुम्हारी क्या है? कंडीशन तुम्हारी टर्नर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर एमनियोसेंटेसिस से पता की होगी। तो वही आपको बोला गया है कि व्हाट इज द कंडीशन टर्नर सिंड्रोम, हाउ डज इट अराइज कैसे होता है? एन्यूप्लॉइडी का रीजन डाल दो, हो जाएगा एन्यूप्लॉइडी का, है ना, कि सेग्रीगेशन के टाइम पे सही से नहीं हुआ, एनाफेज के टाइम पे। सेकेंड, वाई वॉज शी एडवाइज टू अंडरगो एमटीपी? इस वजह से क्योंकि भाई उनकी बेटी का अगर जन्म होगा भी तो उसकी ना ओवरी डेवलप होगी, फीमेल के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक डेवलप ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स लिख देने हैं। सिम्टम्स क्या, टर्नर सिंड्रोम्स में क्या क्या चीजें होती हैं पूरा लिख देना है ना। वो 4-5 पॉइंट तुम्हारा, ये तुम्हारा किसका क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। भाई कितने क्वेश्चन ने दिया है, अलग ही दिल खुश कर दिया है। ये तुम्हारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन नहीं है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की नहीं है, बायोडाइवर्सिटी की नहीं है, कर क्या रहे लोग? एक्सप्लेन द फेज ऑफ द डेवलपमेंट, ये तुम्हारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आई थिंक सेकंड क्वेश्चन ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्राफ बिलो शोज द 3 टाइप ऑफ सिलेक्शन, शेडेड इतना इतना इतना, डॉटेड लाइन, स्टैटिकल। ये तो तुम्हें देख के समझ, तुम्हारे एनसीईआरटी का डायग्राम में भाई है, ठीक है। आपको बोला है व्हाट नेम्स आर द गिवन टू द टाइप ऑफ सेक्शन फ्रॉम द ग्राफ ए बी सी। ये क्या है तुम्हारा? डायरेक्शनल है ना, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है ना ऐसे वाला। ये एक साइड में है और ये देखो ऐसे है, सही से बनाए भी नहीं है भगवान। नहीं, डॉटेड लाइन बनाई है, हमको बनानी है, हमको बनाना है। ये देखो बना लो, ये पूरा ही बना लो, ठीक है। डायरेक्शनल में एक साइड में आ जाएगा, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो। इसका हम पीछे दिखाते हैं, बना हुआ है ऑलरेडी। आ जाओ, ये दोनों क्वेश्चन कराई देते हैं। ये है, ये देखो बना हुआ है। स्टेबलाइजिंग में मीन वैल्यू है ना, स्टेबलाइजिंग में, और ये डायरेक्शनल में कोई एक एक्सट्रीम चूज कर लेगा, डिसरप्टिव में दोनों का पीक है ना। तो यही चीज है तुम्हारा, और यहाँ पे कुछ है नहीं। आज इस ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये देखो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम का आपको वो दिया गया है, रूडिमेंट्री ओवरीज, पुअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डिलेड और नो ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर का एक क्वेश्चन आ ही रहा है, हर साल आ रहा है। टर्नर सिंड्रोम, क्लैनीफिल्टर्स, डाउन सिंड्रोम, इसमें से एक ना एक आएगा। इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो ढंग से, ठीक है। ये आ जाओ, यहाँ पे वाला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें देखो डेवलपमेंट बताया गया है। यहाँ पे है क्या, ये देखो फ्यूज करेगा, जाइगोट बनेगा, है ना, 2 स्टेज 4 स्टेज, मोरुला, फिर हमारा क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। ब्लास्टोसिस्ट की खास बात क्या है कि इसके अंदर एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है ब्लास्टोसील, ये लेयर होती है जिसका नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर होती है जिसका नाम होता है आईसीएम। ट्रोफोब्लास्ट हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, आईसीएम से 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बनती है जिससे आपका बेबी बन जाता है। ये तो बेटा पूरा तुमको लिखना ही पड़ेगा। ये देखो एम्ब्रायो 8 to 16 सेल को हम लोग मोरुला बोलते हैं, मॉडल ऑफ डेफिनेशन। फिर मोरुला आपका डिवाइड करता है ब्लास्टोसिस्ट में, आगे मूव करता है। ब्लास्टोमियर आपकी क्या होती है, फिर अरेंज हो जाती है आउटर लेयर में, इसको ट्रोफोब्लास्ट बोल देते हैं। अंदर वाली जो लेयर है उसको आईसीएम बोल देते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम से अटैच होके आपकी क्या करती है, एम्ब्रायो में डिफरेंट, अच्छा नहीं इनर वाले बोला गया, हाँ आईसीएम, वही हमने कहा क्या बोल रहे हैं लोग। इनर सेल मास जो है हमारी वो एम्ब्रायो बनाने लगता है। अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन टिश्यू है, ये देखो अटैचमेंट के बाद सेल डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं, ठीक है। देखो ये अपने आप में बेटा एक टॉपिक है, इसका मैंने ना अलग से दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन को, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, जाके चैनल पे दिखाते हैं तुमको। नहीं मेरे पास फोन नहीं है, देखना तुम्हें मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, तुम्हें इसी में ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ऐड करा देंगे प्लेलिस्ट की लिंक, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अलग से हम ऐड करा देंगे, नहीं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जाना, प्लेलिस्ट में जाना, तुम्हें मिल जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा। तो इसको मैंने एकदम अच्छे एक्सप्लेन किया, 5 मिनट का टॉपिक है, इसको कर लेना जिसको भी अगर इसमें इशू आ रहा है,
नहीं भी आ रहा तो भी कर लेना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। इसको एक बार करके लेक्चर देख के पूरा कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कैसे अटैच हो रहा है, कितने डेज पे अटैच हो रहा है, बाहर क्लियर कैसे कवर हो रही है, प्लेसेंटा कौन बना रहा है, अम्बिकल कॉर्ड कौन बना रहा है, ये मस्त कॉन्सेप्ट है, इसको कर लेना नॉर्मली, नहीं तो लिखने में पंगा करोगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो एरिएशन टैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है एरिएशन टैंक ऑफ द सीवेज प्लांट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, एक्सप्लेन द डिटेल इंपैक्ट ऑन दिस ट्रीटमेंट। देख रहे हो कैसे रीजनिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके लिए तैयार रहो। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बेस्ट पार्ट ये होती है भाई रट्टा नहीं मारना होता है, अपने आप से आप लिख सकते हो, क्योंकि वर्ड बहुत कम यूज करने होते हैं। देखो अभी एक ही दो क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सप्लेन करने वाला, एक मोरला वाला है, और बस बाकी सब में तुम फ्लो चार्ट ग्राफ बना के निकल सकते हो आराम से, कुछ है ही नहीं है। तुम्हारा पेपर ना बहुत जल्दी होगा। सीबीएसई का पैटर्न देख के तो मुझे समझ आ रहा है, अगर जो भी ढंग से पढ़ेगा उसको 3 घंटे लगेंगे नहीं पेपर देने में। ठीक है, डायग्राम में सुंदर बनाओगे चाहे जितना मस्त टाइम रहेगा, क्योंकि लिखने को ज़्यादा नहीं है, तुम्हें आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो डूबोगे, बस इतना चीज़ होगा। भाई अगर एरिएशन टैंक हमारा काम ही नहीं कर रहा है, अब एक सिंपल से बताओ, अगर एरिएशन टैंक काम नहीं कर रहा है, एरिएशन टैंक तो अपना मेन था, एरिएशन टैंक में तो हमारी एरोबिक माइक्रोब्स आते थे, फ्लॉक बनाते थे, CO2 डिक्रीज ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ही पागल है, पागल पर नहीं है पूरा। अब आपको बोला कि एक फार्मर है, उन्होंने 2 वैरायटी की, इसको मैं एक्सप्लेन करें पीछे आंसर से, उन्होंने 2 वैरायटी की कॉर्न क्रॉप बनाई, एक फील्ड ए में, फील्ड बी में। ही ग्रू नॉर्मल कॉर्न क्रॉप फील्ड ए में और GM क्रॉप बी में। He observed that a corn borer attacked to the crop field A. To control it, spores of the Bt cotton were sprayed in field A. Name the genes in the spores responsible for the control of this pest. What effect will be on the spores of the Bt have on the insect pest? ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये तुम्हारा बायोटेक एप्लीकेशन का प्लस ये स्प्रेइंग वाला, ये पता है कहाँ का क्वेश्चन है? ये तुम्हारा माइक्रोब्स का। मस्त काम किया है, देखो कैसे दोनों को ऐड किया है। स्पोर्स वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें ड्राइड एंड स्पोर, ये तुम्हें माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ाया गया है। चलो आज बात करते हैं कौन सा जीन होगा भाई, क्राई जीन। ठीक है, व्हाट इफेक्ट ऑफ द स्पोर्स ऑफ द बीटी हैव ऑन द इंसेक्ट। इंसेक्ट पेस्ट पे क्या होगा कि क्या करेंगे, उनकी इपिथेलियल लाइनिंग से जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करके पोर क्रिएट करेंगे, लाइस करेंगे, उसकी मौत हो जाएगी, है ना, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। हाउ हैज द फील्ड बी डेवलप रेजिस्टेंट अगेंस्ट दिस। फील्ड बी के अंदर रेजिस्टेंस इस वजह से होगा क्योंकि वो बीटी क्रॉप होगी। भाई बीटी क्रॉप के अंदर ऑलरेडी क्राई जीन उसके प्लांट में है, तो इस वजह से अगर कोई खाएगा तो वहां पे जाके हमारी जो टॉक्सिन है ना, बीटी बैसिलस thuringiensis का जो टॉक्सिन है वो हमारा इंसेक्ट की गट में जाके अल्कलाइन मीडियम मिलेगा, एक्टिवेट होके उसको तो बोलेगा बेटा आओ, उसकी धज्जियां वैसे उड़ा देगा। तो वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट है, वो ऑलरेडी लेके आएगी, है मेरे पास बम, आओ तुम छू लो बस फूट जाऊंगा मैं। तो और बाकी दूसरा एल्बम को डालना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है तुम्हारा बायोटेक एप्लीकेशन का। और ये स्पोर ड्राइड वाला, ये तुम्हारा माइक्रोब का, दिस वन इज फ्रॉम माइक्रोब। खैर माइक्रोब का स्पोर वाला, ये अगर आप स्पोर से नहीं कनेक्ट कर पाओगे, माइक्रोब नहीं पढ़ोगे, और मेन इसका आंसर आप बायोटेक एप्लीकेशन से ही दे पाओगे। यहाँ पे क्या दिया है, बट इसको बायोटेक एप्लीकेशन में ही मेन डालो इसे, क्योंकि तुम्हारा जीन वहां पे नहीं एक्सप्लेन किया गया था, अगर आपको किसी एक चैप्टर में डालना है। लिपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशिएंसी, LPD इज जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द पर्सन हैज अ डिफेक्टिव जीन फॉर द लाइपेज, है ना। दिस लीड टू द हाई ट्राइग्लिसरिक एसिड, मतलब फैट इसकी बॉडी में ज्यादा होता है, स्टमक पेन, फैट डिपोजिशन अंडर द स्किन। इट मे इवेंचुअली अफेक्ट द लिवर, पैंक्रियाज एंड मे ऑल्सो कॉज द डायबिटीज। द डिसऑर्डर अकर्स इन द चाइल्ड एक्वायर्ड डिफेक्टिव जीन्स फ्रॉम बोथ। भाई दुनिया जहां की सारी बीमारी इसको करा दी है, जिसकी CBSE वालों ने। आगे आओ देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन है कुछ तो, ओ हो, वाह 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 वाह, मस्त क्वेश्चन है, कुछ तो मस्त क्वेश्चन आया। चलो, autosomal recessive ETR enzyme replacement theory is one of the treatment afforded by the patients with LPLD। देखो क्वेश्चन को घुमाया, what procedure is followed in ERT। ERT में भाई कौन सा, ये पता है कहाँ का ये क्वेश्चन है, बायोटेक एप्लीकेशन, बायोटेक एप्लीकेशन। ठीक है, आपको बोला कि व्हाट प्रोसेसेस फॉलोज इन ERT में आपका क्या, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में क्या होता है भाई, एंजाइम को रिप्लेस कर दिया जाता है जिस एंजाइम की कमी होती है, काम खत्म। देखो ऊपर में दे भी दिया है, तुम्हें हिंट दे दिया गया है। व्हाट कुड बी वन पॉसिबल ड्रॉबैक ऑफ द ERT। देखो ये कहाँ का, देखो टर्म्स में तुम्हें घुमाया है, बाकी तुम्हें पढ़ाया गया। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने किया एडेनोसिन डाइमिनेज वाले में, ADA डिफिशिएंसी में। वहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट क्या था कि कंप्लीट, नॉट कंप्लीट क्योर, ना तो कंप्लीट होता है ना ही परमानेंट होता है। ठीक है, आपको बोला गया हाउ LPD कैन बी ट्रीटेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। भाई जीन थेरेपी एक्सप्लेन कर दो, बस कहानी खत्म।
देखो बताए तुम्हें किसी और के लिए गया, पूछा किसी और के लिए गया है, कुछ नहीं करना है भाई, डायबिटीज है तो उसका जीन लेके एक्सप्लेन कर दो। आओ इसका आंसर भी दिखाते हैं कैसे लिखा गया, एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर सारे के आंसर दिखाएंगे। गिव 3 रीजन एज वाई प्रोकैरियोटिक आर नॉट गिवन एनी फिगर्स फॉर देयर डाइवर्सिटी। भाई क्यों नहीं दिया गया, इसका 3 रीजन बताना है, 3 रीजन बताना है, हम गिन नहीं सकते, मॉडिफिकेशन बहुत फास्ट होता है ना, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको तो हम ग्रो ही नहीं करा सकते, वायरस वगैरह को। ये भी हमने कराया तुम्हें। ये कहाँ का है, एक क्वेश्चन आया, ये बायोडाइवर्सिटी एंड पॉपुलेशन का है, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। सेक्शन डी देखो सारे क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं किए हो, जीन थेरेपी तुम्हें एक्सप्लेन करने को ऑलरेडी आई होगी, तुम्हें ये भी आया होगा, ये देखो ये इजी हो जाते हैं कॉन्सेप्ट्स। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तुम्हें PUC 8 दिया गया है। अच्छा इस क्वेश्चन को आने के पहले आ जाओ, इनके पहले आंसर्स देख लेते हैं जिनको भी हमने कराया, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ये देखो यही बोला है कि एडवर्सली, ये वाला जिसमें पूछा गया था एरिएशन टैंक अगर नहीं है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, अगर एरिएशन टैंक नहीं फंक्शन है तो एयर आपकी पंप ही नहीं होगी, जब एयर नहीं अलाउ होगा तो आपका एरोबिक माइक्रोब ग्रो ही नहीं करेगा, मेश बनेगा ही नहीं, तो मेजर पार्ट ऑर्गेनिक मैटर का इफ्लुएंट आपका कंज्यूम होगा ही नहीं, तो बेसिकली हमारा BOD रिड्यूस ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड ही नहीं होगा, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्लांट ही एज अ फेलियर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जितना, अच्छा वहाँ पे एक और क्वेश्चन आई थिंक था BOD का, कि BOD जितना ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे मतलब हमारे फिर तो क्या होगा, मतलब BOD ज़्यादा है मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वही बोला गया, द ग्रेटर द BOD वेस्ट वाटर, आपका पॉल्यूशन उतना ज़्यादा है और पॉल्यूशन उतना रह भी जाएगा क्योंकि हमने कम ही नहीं किया। ठीक है, और पता है ये बहुत, ये सोचो कितनी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि पॉल्यूशन रह गया क्योंकि हमारा एरिएशन टैंक एयर पंप ही नहीं करेगा, हमें दिख रहा है भाई यूटिलाइज ही नहीं हो रही है अगर डिफेक्ट नहीं हमने देखा तो। नेक्स्ट क्राई फॉर TB, ओ अच्छा यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बताना था क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कॉर्न बोरर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्राई जीन लिख दिया, तो देखो वहाँ पे कॉर्न, तुम्हें 3 चीज़ें थी, कॉटन बॉलवॉर्म, कॉर्न बोरर है ना, बडवॉर्म, तो कॉटन बॉलवॉर्म में हमारा फर्स्ट AC सेकंड AB ये आता है और कॉर्न बोरन में फर्स्ट AB आता है, ये तुम्हारी नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये देखो जब बीटा टॉक्सिन का हम डालेंगे तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन हमारा एक्टिव हो जाएगा अल्कलाइन pH में, इंसेक्ट की गट में जाके और उनको क्या करेगा, उनकी इपिथेलियल सेल को ब्रोक करके स्वेल करके लाइसिस करा देगा, पोर्स क्रिएट करेगा। बीटा टॉक्सिन हमारा क्लोन करके, ये पूछा गया कैसे बनाएगा, प्लांट जीनोम में हम लोग डाल देंगे DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये बोला गया है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगा। ठीक है, ये तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ एंजाइम रिप्लेसमेंट, अच्छा फंक्शनल एंजाइम लाइपेज इज गिवन टू द पेशेंट। एंजाइम रिप्लेसमेंट में यही है ना कि जो एंजाइम की कमी है वही डाल दो, हमारे क्वेश्चन में दिया था कुछ इंसान के अंदर लाइपेज नहीं बन रहा था, लाइपेज डालेंगे। ये प्रोसीजर कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, हमने लिखा है कि नॉट कंप्लीट एंजाइम रिप्लेसमेंट का। डिसीज हम जीन थेरेपी से कर सकते हैं, जीन थेरेपी में हम लोग क्या करेंगे भाई, करेक्ट जीन को उठा के डाल दो चाइल्ड एम्ब्रायो में, अल्टीमेटली 100%, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दिए तो परमानेंट क्योर है, अगर बाद में डालेंगे तो परमानेंट क्योर नहीं होगा। ठीक है, ये देखो हम लोग जीन लेंगे, करेक्ट डिसीज का लेके नॉर्मल जीन में डाल देंगे इंडिविजुअल में, ये आपको कंपनसेट कर जाएगा। तुम्हें ADM अच्छे से पढ़ाया गया है। प्रोकैरियोटिक को हम लोग क्यों नहीं गिन सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या तरीका बताया गया है। सबसे पहले बताया गया क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा और आइडेंटिफिकेशन बहुत वास्ट डाइवर्सिटी माइक्रोब की, बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग कर ही नहीं पाएंगे नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि इतने तरीके के माइक्रोब है ना कि वही मुश्किल है। दूसरा, हम बहुत माइक्रोब को कल्चर में ग्रो ही नहीं करा सकते। तीसरा, करेंट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर टेक्निक के थ्रू इट इज एस्टिमेटेड दैट द माइक्रोब डाइवर्सिटी कैन रेंज इन बिलियंस विद माइक्रोब इनहेबिटिंग डाइवर्स हैबिटेट ऑन द अर्थ विद इनॉर्मस डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द एयर वाटर सॉइल्स, हेंस मोर एडवांस मॉलिकुलर बायोकेमिकल टेक्निक आर नीडेड टू बी क्लासिफाई आइडेंटिफाई द इनॉर्मस डाइवर्सिटी। ये बोल रहा है भाई इतनी डाइवर्सिटी है, बिलियंस में है, हम एस्टिमेट ही कर पा रहे, मिट्टी से तब भी निकाल ले रहे, हवा में है, पानी में, कहाँ कहाँ जाके ढूंढोगे, ऊपर छत पे लटके मिलोगे, उतनी डाइवर्सिटी उतनी हमारे पास आई नहीं है। ठीक है, यही है कि ग्रो नहीं कर सकते, म्यूटेशन वाला भी तुम डाल ही सकते हो, और ये वाला कि डाइवर्सिटी हमें और ज़्यादा टेक्निक चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमारा उसके बाद वाला क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचा है एंड आई रियली होप तुम लोग पेशेंस के साथ ये ढंग से कर रहे हो। तुम लोग के लिए हम कोई बनाते हैं ना वीडियो, तो मुझे ये रहता है कि मतलब बच्चे अगर जितना टीचर बता रहे और उतना कर लेना तब तो जीवन में गम ही ना रहे, लेकिन असली गम तो यही है कि चाहे जितना गला फाड़ के चिल्ला के टीचर करा ले, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि तुम लोग करते ही नहीं हो ढंग से, कुछ भी बोल दो। इतने बच्चों की बैच है, फिर भी टेस्ट अगर हम मॉक टेस्ट लेते हैं इतने कम आते हैं,
यूट्यूब पे व्यूज़ अभी ये अपलोड करेंगे विद इन 12 आवर्स 1000-2000 बच्चे से देखेंगे। मॉक टेस्ट में नहीं आने, 200 बच्चे 250 बच्चे आ जाए ना बड़ी बात है, नहीं आएंगे, नहीं देना है, अपनी मर्जी है, क्योंकि आप हर एक छोटी चीज़ को बहुत हल्के में लेते हो, जो कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। तुमको सामने वाला पागल दिखता है, और मेरी हर एक क्लास इतनी कैलकुलेटिव होती है कि नहीं, अगर हम ये सेशन डाल रहे हैं, ये कराना है, ये कराना है, 1 महीने पहले कहा कि हाँ ऐसे से कराना है, तो इन जो बैच वाले बच्चे उनको बताते भी होते हैं कभी हमें इंटेक्स क्वेश्चन कराना है, ऐसे कराना है। तो अगर कोई भी अगर ढंग से कर रहा है, इतना समझ लो, इतनी बैचेस हमने निकाली है कि हमें पता है कि हाँ ये यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कि वो स्टार्ट में जब बैच शुरू होती है तभी एक एक प्लान होता है कि हाँ यहाँ से ऐसे करना है, और बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि स्पेशल क्लास पे चीज़ें कराई जाएँ, यूट्यूब पे चीज़ें कराई जाएँ। तुम लोग वही कर लिया करो भाई, पैसे भी नहीं ले रहे यहाँ पे तुमसे, रुपया भी नहीं खर्चा हो रहा है, तब भी दिमाग नहीं खर्चते हो तुम लोग। आओ, केस बेस्ड क्वेश्चन है 2930, केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन की ना सच बता रहे सीबीएसई ना अपने केस बेस्ड क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाता है, इतना इजी देता है कि पूछो ही नहीं। खैर आ जाओ, देखें, हम बोल पहले रहे, क्वेश्चन तो पहले देख लें, नहीं तो पता चलेगा हमारे साथ ही बैंड हो जाएगी। ठीक है, द स्ट्रक्चर बिलो द PUC 18 एंड PBR 322 इट्स फंक्शन हाउएवर डिफर इन द सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये आपको बोला कि दोनों का फंक्शन सेम है, बस आपका दोनों का थोड़ा थोड़ा एंजाइम वो चेंज होती हैं, साइड्स वगैरह चेंज होती हैं। आपको बोला गया है द नंबर ऑफ PBR इज अप्रॉक्सीमेटली 20, द क्या लिखा हुआ है, द ORI, अच्छा ORI ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन आपका लगभग 20 के आसपास है। आ जाओ देखते हैं क्या है। हाउ PUC 18 एंड ये कैसे यूज होते हैं, इनका यूज क्या है, एंड बहुत अच्छे से इनमें सिलेक्शन इनके थ्रू कर सकते हैं भाई, क्लोरिंग वेक्टर का काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको आगे क्या पूछा है, व्हाट विल, अच्छा केस दिस क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द ORI इन द अबव स्ट्रक्चर इफ इट गेट डैमेज। ORI है ये, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन अगर नहीं होगा तो ना तो कॉपी नंबर होगा ना ही ओरिजिन होगी, ओरिजिन ही नहीं शुरुआत होगी। देखो सच में इन्होंने धज्जियां उड़ाई कि नहीं, कुछ नहीं दिया है, बताओ इतना भयंकर स्ट्रेचर्स देके आपको कुछ होगा नहीं। ORI अगर डैमेज हो गया फिर क्या, ये है ही नहीं है, जब है नहीं तो काम कैसे होगा। ठीक है, सेकेंड आपको दिया है कि ये देखो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ये देखो प्लाज्मिड में हम इंसर्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, अच्छा एक क्वेश्चन दिया ORI अगर हमारा रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका काम ही वही है ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का, अगर रेप्लिकेशन नहीं है तो होगा नहीं। प्लाज्मिड विच कैन बी यूज टू इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म इनटू द दे एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द, ये तुम इससे अच्छा कर लोगे भाई, हम उसके अंदर डाल के प्लाज्मिड में हम लोग क्या कराते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में करते हैं, और उसमें सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है, तुम लोग बहुत आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि लैक्स जीन के पास बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट है, स्टडी द DNA गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अप्लाइंग योर नॉलेज ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई एंड मार्क द पॉसिबल रीजन वेयर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X विल एक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका कहाँ एक्ट करता है, ये तुम्हारा बहुत आसान है, अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा GATTC मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, GAA नहीं मिल रहा है भाई, हाँ G और A के बीच में कट करता है ना, किसके किसके बीच में कट करता है, हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वाला, ये क्वेश्चन मस्त है। अप्लाइंग योर नॉलेज आइडेंटिफाई एंड मार्क द पॉसिबल रीजन दैट रेस्ट्रिक्शन X विल एक्ट। X है क्या यहाँ पे, अच्छा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम X दिया हुआ है, एंडोन्यूक्लियोज है एक्सोन्यूक्लियोज है नहीं पता है। ठीक है, आज सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम Y आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द जीन ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द जीन। अच्छा एक मिनट, हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखना पड़ेगा किसका वाला मैच कर रहा है तुम्हारा। यहाँ पे आपको आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका Y यूज होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द प्लांट। Okay, the gene needs to be inserted in the given DNA segment which has been treated to restriction enzyme X. Will there be a successful recombination? Explain the reason. Oh, अच्छा ये आपको बोला गया है कि हमने क्या किया है, हमने निकाला किसी और से है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने किसी और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से निकाला है और हम लोग वेक्टर को कट किसी और से कर रहे हैं। फिर नहीं होगा ना, क्योंकि सेम टाइप के स्टिक एंड ही नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आज इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया, नो
यहाँ पे दिया हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नीड्स टू बी सेम विच कट द डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड ऑफ द सेम इंटरेस्ट। ये सब पता है, ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है। देखो सी और डी वाले अगर आप देखो तो 90% क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर है। ये एकदम मेगा कॉन्सेप्ट है, जिसने अगर बायोटेक एप्लीकेशन पढ़ा है, ठीक है, समझ लो इसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। ये एक मेन कॉन्सेप्ट था, ये इसका तुम्हारा एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। पीयूसी 18 एंड इट्स एज हायर, अच्छा ये अभी हमने किया नहीं, आई थिंक एक क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, वहाँ पे शायद पूछा होगा कौन सा बेटर है। आ जाओ इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें एक्स मार्क करना था, ए जी सी टी। ओ ये हमने गड़बड़ किया था। हमने ये यहाँ पे देखो कट हो रहा है ए के बीच में और यहाँ पे सी सी के बीच में। क्वेश्चन में कुछ तो पंगा है, एक सेकंड रुक जाओ। TAG 5 to 3 ATC, तो पैलिंड्रोमी की मेरे को नहीं दिख रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ भाई? पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखना पड़ेगा मुझे, देखते हैं क्या है। आइए एक बार के पैलिंड्रोमिक देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला करके खत्म करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीएससी, अच्छा हाँ इसका कॉपीराइट हाई होता है, इसका 10 ही होता है, ठीक है, ये अपना एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, कर लो। अच्छा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ए है, 5 to 3 देखते हैं। ए है, टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, तो ये इतना तो पैलिंड्रोमिक हाई नहीं है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा जी है और ये हमारा मान लो जी है, ये यहाँ पे टी है, ये भी नहीं है, क्या पागलपन है भाई। ये यहाँ पे ए है, ये यहाँ से शुरू है, चलो मान लो यहाँ से, यहाँ पे ए है, 3 ए है, ये तो मुझे पैलिंड्रोमिक ही नहीं दिख रहा है 5 to 3 सीक्वेंस में। Lacks that gene have been registered the segment given below. Answer the following. I applying your knowledge of the palindrome, identify and mark the possible reason where restrictions in X will act. Am I the only one missing here? ATC, TAG, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें सेम सीक्वेंस चाहिए ना। यहाँ पे हमारे पास GTA है, ये उल्टा चल रहा है, 3 to 5 डायरेक्शन में चल रहा है। AAG है, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर हम इसको देख लें CTT, हाँ चलो CTT आ गया, और यहाँ पे लेकिन CAT है, ये TAC है, इसमें तो एक भी मेरे को पैलिंड्रोमिक नहीं दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ, आइदर आई एम लुकिंग फ्रॉम टू क्लोज, आई विल जस्ट कम बैक टू दिस, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। हमने बोला था ना कि केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमने ज़्यादा कुछ बोल दिया। वो कह रहा है अच्छा ऐसी बात है, आओ ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ बिलो, आई कम बैक, ये लास्ट क्वेश्चन करा के, तीनों क्वेश्चन करा के उसको डिस्कस करते हैं, डोंट वरी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फ्रेश आइज से हम हमेशा बोलते हैं ना कि अगर किसी क्वेश्चन में आप स्टक कर रहे हो जस्ट फॉर अ मिनट, क्योंकि हमारा कभी कभी इनिशिएशन ही हमारा गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर टिको नहीं, ठीक है, तुरंत स्विच करके आगे बढ़ो एंड देन कम बैक। एंड ये एग्जाम हॉल में ये हैबिट अपनी बिल्ड कर लो, नहीं तो अक्सर फिजिक्स के एग्जाम में ये वन ऑफ द रीज़न होता है कि बच्चे फुल मार्क्स नहीं अटेन कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग इधर चल रहा होता है, एक पे फंस जाते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। ऑब्जर्व द गिवन बिलो, द ग्राफ रिप्रेजेंट द इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। यहाँ पे बोला गया स्पीसीज आपको दिया गया, इंटरस्पेसिफिक मतलब दो आपकी स्पीसीज हैं जो इंट्रैक्ट कर रही हैं, और 2 स्पीसीज ऑफ द पैरामीशिया कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज इन द कल्चर मीडियम, पैरामीशियम कॉर्डम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है। और आपको बोला गया सेम रिसोर्स है, और उसके बाद हमने इनको ग्रो कर दिया, मिक्स कर दिया है, फाउंड इन्हें मिला है लॉजिस्टिक। का जो कर्व देखो, ग्राफ देख के समझ आएगा, इनमें कोई मतलब नहीं होता। विच स्पीसीज इज कंपिटिटिवली सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर का मतलब है कि जो आपके मिक्स्ड में भी अच्छा ग्रो करे, ठीक है। तो ये देखो मिक्स्ड कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे पी दिया है, पी मिक्स्ड होने के बाद कॉर्डियम हमारा मिक्स्ड होने के बाद ड्रॉप हो जा रहा है, और जबकि हमारा ऑरेलिया हमारा मिक्स्ड होने के बाद भी इसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है। तो मतलब कि भाई इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन कौन है ना, वो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही हम ही किंग है, किसी के आने ना आने से इनको फर्क पड़ता नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा ये कंपेटिटिवली सुपीरियर हो जाएगी, ठीक है, ऑरेलिया। नेक्स्ट,
स्टेट द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल फॉर द अबव रिजल्ट, नेम द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस प्रिंसिपल। ओहो, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई कभी कभी दूसरी एक आपकी कोई स्पीसीज आती है, उनकी प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज डाउन हो जाती है, और जो सुपीरियर होती है वो अच्छा ग्रो करती है, जो इन्फीरियर होती है वो तो हमारी चली जाती है। एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट, गॉज का बाबा का है ना, ये गॉज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये हमारा कहाँ का क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का है। देखो कितना मस्त क्वेश्चन दिया है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं देखो जरा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म इन विच 2 और मोर स्पीसीज कंपीटिंग विद ईच अदर कैन कोएग्जिस्ट। ये देखो वही गॉस के प्रिंसिपल का पोजीशन वाला, रिसोर्स पार्टीशनिंग है ना, और आपका कॉम्पिटिटिव रिलीज, कोनल स्फीयर एक्सपेरिमेंट एंड मार्क आर्थर, वही दोनों को एक्सप्लेन कर दो एग्जांपल देके, तुम्हारा काम हो जाएगा। एक मिनट मुझे दो तो बेटा, डोरबेल कोई आया है सपनों में हमारे, जस्ट आप पीछे वाला क्वेश्चन कीजिए, हमारे 1 मिनट में के अंदर। हेलो सो सॉरी, अरे 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 क्या हुआ, कुछ तो हुआ है। हाँ, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द पॉइंट, ग्राफ ए एंड बी शोज बिलो डिपिक्ट द इंट्रैक्शन टू स्पीसीज। आज जैसे मैं ऑप्शन दिया है, म्यूचुअलिज्म आपको बताया कि कहाँ पे हो रहा है, और आप रीजन एक्सप्लेन करो ए और बी के बीच में, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का प्रॉफिट है, ठीक है, कि दोनों आपके ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं कि जब ये स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद दोनों का ग्रोथ कुछ ऐसे हुआ, पहले ऐसे था, और यहाँ पे आपके स्पीसीज इंट्रोडक्शन के बाद इसका जैसे था वैसे ही है भाई, इसमें कोई चेंज आई ही नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ से प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है ना। ये देखो इसके आने के बाद ये इसका ग्रोथ क्या मस्त बढ़ा है, ठीक है। तुम लोग भी म्यूचुअलिज्म दिखाओ मेरे से, सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, थोड़ी ग्रोथ होनी चाहिए। चलिए, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्लेस बिलो द केस स्टडीज। आपको कपल दिए हैं जिनमें आपको जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, एडॉप्शन है, उनके गैमेट हम लोग ले लेते हैं डोनर की तरीके से, केस निकालो। बेसिकली आई थिंक असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दी होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया कपल 1 है जिसमें टेस्ट रिपोर्ट फीमेल पार्टनर की और ये मेल पार्टनर की। यहाँ पे दिया है नॉर्मल रिपोर्ट है, यहाँ पे नॉर्मल स्पर्म इन टेस्टिस, मिसिंग कनेक्शंस इन द एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। मतलब कि भाई एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में कनेक्शन नहीं है, तो एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में स्पर्म आ ही नहीं रहा, तो इसमें नो स्पर्म का कॉन्सेप्ट है ना।
ये तो हमें फिर डोनर से लेना पड़ेगा। और फीमेल की बॉडी में हम इंसेमिनेट करा सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब कि यहाँ पे ओवा जिफ्ट नहीं वर्क करेगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर विल नॉट वर्क, है ना। उसके अलावा तुम कुछ भी करा दो, हम यहाँ पे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करा सकते हैं फीमेल का, अगर बाकी दिक्कत नहीं है तो, ठीक है, IUT करा सकते हैं। नेक्स्ट नॉर्मल रिपोर्ट है, पुअर सीमेन पैरामीटर्स, स्पर्म काउंट एंड मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी। ये क्या है, फिर मेल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मेल के प्रॉब्लम हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज करना पड़ेगा, ICSI वगैरह। यहाँ पे क्या है, लो ओवरीज रिजर्व एंड नॉर्मल रिपोर्ट। यहाँ पे फीमेल में प्रॉब्लम, मतलब ओवा नहीं बनेगा, यहाँ पे हम जिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्टेरिलाइजेशन मेल, मतलब मेल में वैसेक्टॉमी हो रखी है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इन मेल, फीमेल में क्यों दिया है, टेस्ट ऑफ द रिपोर्ट स्टेरिलाइजेशन इन मेल, ये गलत है ठीक है, फीमेल की रिपोर्ट में आया कि तुम्हारे पति ने स्टेरिलाइजेशन करा लिया है, ये मस्त है। नेक्स्ट दिए टेस्ट रिपोर्ट ऑफ मेल फॉर्म, मॉर्फोलॉजी के एबनॉर्मल स्पर्म। आई थिंक ये फीमेल का कुछ दिया होगा, जो आंसर देख के पता करते हैं। यहाँ पे फीमेल लिखना था, मिसप्रिंट हुआ है कि फीमेल में स्टेरिलाइजेशन है मतलब जिफ्ट। देखो जहाँ पे भी फीमेल में स्टेरिलाइजेशन है मतलब फैलोपियन ट्यूब वर्क नहीं कर रहा है, वहाँ पे जिफ्ट नहीं वर्क करेगा। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, वहाँ पे तुम्हारा जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब फैलोपियन ट्यूब वाला पूरा हटा दो, ना गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वर्क करेगा, ना जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर वर्क करेगा। वहाँ पे तुम्हारा वर्क कर सकता है क्या बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर वर्क कर सकता है, वहाँ पे IUT वर्क कर जाएगा, ठीक है। आइए भी इसका आंसर, ये तो देख लेना तुम लोग का, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको दिया है, गिवन बिलो द सिचुएशन, ये देखो यहाँ पे दिया है ब्लॉकेज ऑफ द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ द नेम ऑफ द, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव, यहाँ पे दिया है कि हमें करना है ब्लॉकिंग करना है एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, तो फिजिकल बैरियर अपना दो, है ना। और यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्डम्स वगैरह हो जाएंगे, एंड इनका मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, भाई मिलने नहीं देना है। फिजिकल बैरियर, स्पेसिंग बिटवीन द चाइल्ड, आईयूडीज में कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उनका तो मैकेनिज्म लिख लो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमारी क्या आ जाएंगे, आईपिल वगैरह आ जाएंगे, अनवांटेड 72 आ जाएगा। इनमें भी आईयूडीज यूज कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स, है ना। पिल्स, आईयूडीज और कुछ भी यूज कर सकते हैं। टर्मिनेशन मेथड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज इन फीमेल। ये हमारा मोर प्रेगनेंसी मतलब इनको स्टॉप करना है, तो ये स्टेरिलाइजेशन पे आ जाएंगे। स्टेरिलाइजेशन इन मेल, ये वैसेक्टॉमी, ये ट्यूबेक्टॉमी, है ना। ये ट्यूबेक्टॉमी, ये वैसेक्टॉमी, ये आईपिल एंड ऑल, इमरजेंसी पिल्स, ये यहाँ पे ये, ठीक है। पीछे में आंसर दिया, अभी हम इसको करा दे रहे हैं तुम्हें आंसर्स के थ्रू दिखा के। क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। हमारी वीडियो ज़्यादा लेनी तो नहीं हो रहा है भाई, नहीं, ठीक है। सो 33 34 की कहानी क्या है, 33 क्या है, गिवन बोला द स्ट्रेच ऑफ द DNA शोइंग द कोडिंग स्टैंड, और आपको बोला है राइट द करस्पॉन्डिंग टेम्पलेट स्टैंड एंड द mRNA स्टैंड अलॉन्ग विद ट्रांसक्राइब्ड इट्स पोलैरिटी। देखो कुछ भी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे गिवन वाला स्टैंड तो शोइंग द कोडिंग स्टैंड, अगर कोडिंग स्टैंड दिया है तो कोडिंग स्टैंड और mRNA में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, सिर्फ थाइमिन को रिप्लेस कर दो यूरेसिल से, ठीक है। mRNA का ऐसे ही आ जाएगा। अगर हमें दूसरे का दिखाना है, टेम्पलेट स्टैंड इसी को 3 से 5 में डाल दो, ये इधर से सीक्वेंस लिखना शुरू कर दो, बस यही हो जाएगा। ये सॉरी नहीं, इधर से इसका वो करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा TACT ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री, टेम्पलेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लॉ फॉलो करेंगे, mRNA के लिए बिकॉज द कोडिंग स्टैंड एंड योर mRNA हैव द सेम सीक्वेंस, सिर्फ उसमें थाइमिन रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। सेकेंड, इफ GUA of the transcribed mRNA is intron, depict the sequence involved in the formation of mRNA। अच्छा वैसे मैंने बोला था अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, क्या बोलते हैं, केस बेस के भी। मैच्योर प्रोसेस HNRNA स्टैंड, आपको बोला गया अगर GUA कहाँ पे है, यहाँ पे बोला है इफ GUA ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA इन एन इंट्रॉन डिपिक्ट्स द, पीछे एक्चुअली मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, पीछे आंसर सही करा देंगे इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट आई थिंक इसमें यही होगा कि इंट्रॉन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, इंट्रॉन एक्सॉन का एक्सेप्ट होता ही नहीं, क्योंकि उसमें आपकी स्प्लाइसिंग होती ही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ह्यूमंस में स्प्लाइसिंग हो जाएगी। ट्रांसलेशन के बाद कितने अमाइनो एसिड बनेंगे पॉलीपेप्टाइड, इसको हम सीक्वेंस लिखा हुआ है, पीछे हम लिख के लाए हैं, आंसर में है तो वहीं से कर लेते हैं, क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। चलिए, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैटल की कहानी है, काफ की कहानी है, क्या क्या कहानी दिया हुआ है आज आपको बताते हैं। सिंगल पेयर ऑफ एलील है, मतलब मल्टीपल एलिज्म का केस नहीं है, ठीक है। एक काफ है जिसमें रिसेसिव एलील है रेड कोट के लिए, और आपके वाइट कोट फादर से मिला हुआ है जिसको रून बोलते हैं। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड वाइट हेयर्स इन हिज कोट, मतलब कि दोनों कलर आ रहे हैं, सोच लो क्या ही हो जाएगा। इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट, भाई दोनों दिखा रहा है, यहाँ पे आपको बोला है फादर से रेड आ रहा है और मदर से आपका वाइट आ रहा है ना, सॉरी रेड कोट आ रहा है और मदर से वाइट आ रहा है, लेकिन इनमें इक्वल नंबर आ रहा है रेड एंड वाइट का, तो मतलब कोडोमिनेंस है ना, प्यार है यहाँ पे। तो
गिव रीजन ऑफ योर आंसर, इसमें रीजन क्या है, दोनों इफेक्टिव है, दोनों इक्वल बना रहे हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है, मल्टीपल लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ नंबर चेंज किया, ये तुम्हारा है क्या, ये तुम्हारा कोडोमिनेंस वाला कौन सा है, किसी को पता है, ब्लड ग्रुप टाइप का क्वेश्चन है। विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक क्रॉस एक्सप्लेन व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द काफ व्हेन एंड वेयर, रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट एंड रेड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर व्हाइट, विद द जेनेटिक व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंट ऑफ फिनोटाइप ऑफ द काफ व्हेन। अच्छा ये क्या है, ये तुम्हें निकाल लेना है। अगर रेड डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर तो क्या होगा, 3:1 आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो जाएगा। रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, रेड इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट मतलब कि वो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस आ जाएगा, तो 1:2:1 आ जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है कि मतलब है बट उतना भी नहीं है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। इसमें कुछ है नहीं, देखो लिम्फोइड का डायग्राम, प्राइमरी क्या है जहाँ पे बन रहा है बी एंड टी, एंड सेकेंडरी हमारे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल, सब कुछ उठा के डाल दो, सेकेंडरी हो गया। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट एक्सप्लेन हाउ एनिमल सेल कैन बी अफेक्टेड सर्वाइवल। ये देखो आपका एड्स, ये यहाँ पे एड्स एक्सप्लेन कर दो। देखो हम आपको बोले हैं एड्स और मलेरिया में से कुछ ना कुछ बनाने को तुम्हारा आ ही रहा है, तो इसको मत झंझट लो। आ जाओ देखते हैं सारे आंसर। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करना था, ये रहा एड्स तुम्हारा, इसको एक्सप्लेन कर लेना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना आई हैव टू एक्सप्लेन, कौन सा था, आ जाओ क्वेश्चन पहले दोबारा ढंग से पढ़ते हैं। व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द, अच्छा इफ द लैग-ZIP जीन हैज मैनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, स्टडी द सेगमेंट ऑफ द DNA given below, answer the following. Applying your knowledge of the palindromic sequence, identify and mark the possible reason where the restriction enzyme X will act. Okay. Oh, हमारा समझ गए, तुम्हारा ये नहीं बनेगा, हमें पैलिंड्रोमिक ढूंढना है, मतलब ओवरऑल पैलिंड्रोमिक है नहीं, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि ये गलत है। GAT ये भी नहीं होगा, CTT ये हो सकता है, ये यहाँ से हो सकता है, ये देखो CTT GAA ये वाला सीक्वेंस हो सकता है, क्योंकि 3 प्राइमिंग से हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ये देखो TTC, ओहो मिल गया, ये देखो ठीक है। ये देखो 3 to 5 पढ़ लेंगे, आ जाएगा TTC GAA और यहाँ पे आ जाएगा GAA। सो इफ विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक हेयर, यहाँ पे भी देखो 5 to 3 पढ़ेंगे, AAG CTT, तो ये हमारा हो जाएगा। G और C के बीच में कट कर सकता है, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये इतना सीक्वेंस बेटा, ये नहीं है क्योंकि ये आपका प्राइमिंग सेम नहीं है। क्या बताओ, इतना इजी से क्वेश्चन। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। इसका देखते चलते हैं, रोन कलर वाले का एक बार पढ़ लेना, बाकी हम वैसे आपको बता ही चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे किसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि आपका कोडोमिनेंस है, आपको पता ही है ना। और हमारा अगर 3:1 आएगा, अगर बोला गया था कंप्लीटली डोमिनेंट है तो, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया अगर इनकम्प्लीटली डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये देखो कंप्लीट डोमिनेंस में 3:1 आया, एकदम कैपिटल T स्मॉल t वाला। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तुम्हारा 1:2:1 आएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ है नहीं, ये लिम्फोइड ऑर्गन और ये प्राइमरी ऑर्गन, यहाँ से कर लेना। और ये देखिए यहाँ पे कपल 1 और 2 को देखो दिया गया है। कपल 1 में बोला गया नॉर्मल रिपोर्ट अगर फीमेल की है और स्पर्म का, ये यहाँ पे तुम लोग कर लोगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव इंटरवल जिफ्ट हो जाएगा। ये देखो IUT, क्योंकि इसमें फीमेल को प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब हमने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पे कभी भी देखो जिफ्ट नहीं होगा, बाकी कुछ भी कर लो। ये देखो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होगा लेकिन जिफ्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट नॉर्मल रिपोर्ट फीमेल में, पुअर है मेल में, तो वहाँ पे हमारी असिस्टेड जो टेक्नोलॉजी होगी वो ICSI होगी, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी वगैरह सब बहुत खराब कर दिया था, है ना। तो मोर्टेलिटी वगैरह खराब हो रही तो हमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पे चला जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर का। यहाँ पे क्या होगा, अगर ओवरियन मतलब फीमेल बना नहीं पा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जिफ्ट कर सकते हैं, IUT कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब खराब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल में क्या है कि उनमें ओवरीज में उनमें गैमेट बन नहीं रहा है, तो गैमेट वो ले सकती हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट आपका पुअर ओवरीज, अच्छा ये है पुअर ओवरीज वाला, अच्छा पुअर ये हो गया। ये देखो ICSI है, ये यहाँ पे तुम लोग कर लोगे स्पर्म। इसको एक बार ढंग से पढ़ लेना, नहीं आएगा तो मतलब चैप्टर आपको 1 शॉट देख लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, इसमें भी आप कर ही लोगे। सो आई थिंक ओवरऑल चैप्टर बहुत मस्त है। ये देखो ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, इफेक्टिव इमरजेंसीज,
सबके फंक्शन, ये देख रहे हो कितना मस्त क्वेश्चन दिया है 5 मार्क्स में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब तुम्हें पूरा समझो चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल वाले का, स्पर्म वाले का, हर किसी का, नहीं तो तुम्हारी बैंड बजेगी। तो मज़ा आ गया ये क्वेश्चन देख के। तो सैम्पल पर ओवरऑल भाई मेरी तरफ से तो एकदम मस्त है, धांसू क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चंस देख रहे हो लेवल कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से क्वेश्चंस कम आए, बायोडाइवर्सिटी से कम आए हैं, बाकी क्वेश्चंस देखो कितने सारे आए हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इस वजह से भाई अपनी तैयारी थोड़ी जम के करो, नहीं तो तुम्हारी बैंड भयंकर बजेगी, ठीक है। फिर इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जाके स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो एनजीएसी के, इसकी प्रिपरेशन के लिए फ्री एक्सेस हैं, देते जाओ क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना ही है। और देखो पीवाईक्यूज बैच हम कराएंगे ऐसे बहुत सारे सैंपल पर, बहुत स्लो कराएंगे, वो हमारी अभ्यास बैच करके है। इसका तुम्हारा 6000 प्राइस है, इसको ज्वाइन कर लो, कोड अप्लाई कर देना तभी ऑफ मिलेगा। नीचे में लिंक दी है एकदम, आई थिंक पहली लिंक यही है, अभ्यास पीवाईक्यूज, तो इसको जाके देख लेना, ठीक है। और जिसको सीवीटी के मेरे साथ तैयारी करनी है, सीवीटी का तो कोर्स सिर्फ 399 में है, तुम लोग ज्वाइन कर लो क्योंकि अभी बहुत स्लो है, स्कैन करोगे तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी स्कॉलरशिप देते रहो, अनअकैडमी का कॉम्बैट देते रहो बच्चों। अच्छा अनअकैडमी कॉम्बैट भी चल रहा है तुम लोग का, कॉम्बैट जो है इस पर ये तुम लोग दे दो 12th वालों, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी नीट वगैरह की तैयारी करने के लिए, ओके। और आपको सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों लाइव क्लास में आ जाना, आज रात में 9:45 पे डायग्राम रिव्यू सेशन ले रहे हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।